स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और वो है हमारा कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। इस चैप्टर का जो इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके बिहाफ पे काम कर सके और बिल्कुल ह्यूमन की तरह, एक ह्यूमन की जो भुजा है, आर्म है, बिल्कुल उस तरह से काम कर सके, उसमें जो है उसे रोबोट बोलते हैं और उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसे हम रोबोटिक्स बोलते हैं। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो देखो टॉपिक ज्यादा नहीं है, केवल 6 टॉपिक है और बहुत सबसे बेस्ट जो है, सबसे सरल चैप्टर के तौर पे अगर गिने तो इस बुक जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें सबसे सरल या बोले बहुत इजी जो है चैप्टर है। इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 है रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू रोबोट, रोबोट का परिचय। अब रोबोट का परिचय, इस टॉपिक के अंदर हम लोग रोबोट के बारे में ये समझेंगे कि रोबोट कहां से, ये रोबोट का नाम कहां से आया, ये करता क्या है, क्या क्या जो फंक्शंस इसके, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में। एक तरह से ये समझिए कि हम आपको बताएंगे कि रोबोट एक्चुअल में होता क्या है, बस वो चीज जो है परिचय में आ जाएगी, हम उसको आपसे परिचित कराएंगे। अगला है हमारा रोबोट कॉन्फ़िगरेशन, रोबोट का विन्यास। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन का जो वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन, आपने सुना होगा जब भी आप मोबाइल लेने जाते हैं या फिर कोई कंप्यूटर असेंबल कराते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताना, इसमें कितने जीबी रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, क्या प्रोसेसर है, यही सब तो बात करते हैं ना। वैसे ही रोबोट में कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, यही सारी चीजें जो है कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आ जाती हैं, बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आता है रोबोट मोशंस। अच्छा, रोबोट जो है वो एक तरह से काम करने वाली डिवाइस है, तो वो क्या करता है, वो जो है कितने मोशंस में, मतलब मूल रूप से देखें तो इसके 6 मोशन है, 6 दिशाओं में ये गति कर सकता है, या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसके। तो रोबोट मोशन के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, या रोबोट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि रोबोट जो है, यहां पर हम रोबोट को खुद से तो चलाएंगे नहीं ना, वो क्या है, वो खुद से डिसीजन ले सके, वो खुद से जो है एक मोशन, एक बार हमने उसको प्रोग्राम कर दिया तो अगर कोई चीज को होल्ड करके दूसरी जगह रखना है या फिर कोई भी पार्ट जो है मशीन में लगाना है या कोई भी फंक्शन के लिए उसको प्रोग्राम कर दिया, तो प्रोग्राम करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेज तो चाहिए। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में यहां पर रोबोट की लैंग्वेज के तौर पे यहां पे उनको पढ़ेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो रोबोट की प्रोग्रामिंग में यूज की जाती हैं। उसके अलावा वर्क सेल, वर्क सेल क्या होता है, कंट्रोल एंड इंटरलॉक, इसका फंक्शन क्या है, रोबोट के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने जो है अपने 5वें टॉपिक में, जैसे वर्क सेल हो गया, ये कंट्रोल और इंटरलॉक हो गया, रोबोट सेंसर, इनको यहां पर देखेंगे। और लास्ट आता है रोबोट एप्लीकेशंस, रोबोट का अनुप्रयोग कहां कहां हो रहा है, एप्लीकेशंस क्या क्या है, यही चीजें सारी हम लोग देखेंगे। तो 6 टॉपिक हैं, सबसे इजी चैप्टर जो है यही चैप्टर है आपके कैड एंड कैम का। तो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है, उसके अलावा तीसरा चौथा मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे रोबोट की जो गतियां हैं, रोबोट के जो मोशंस हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कम ही गुंजाइश है। 4th टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ये पूछा जाता है, ये अपने आप में टफ टॉपिक बोला जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब भी आएगा तो आपको लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। उसके अलावा वर्क सेल, कंट्रोल, इंटरलॉक, रोबोट सेंसर, तो रोबोट सेंसर जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एप्लीकेशन जो है आप पढ़ सकते हो। तो इसमें हम बेसिकली देखें पहला और दूसरा टॉपिक है, तो इसमें पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बेसिस पे जब भी आएगा तो उसमें आप जो है रोबोट कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, बड़ा सा लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहां पर रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है रोबोट में या रोबोटिक्स में यूज की जाती हैं वो पूछा जाएगा। उसके अलावा यहां पर रोबोट के सेंसर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में आता है रोबोट एप्लीकेशन। ये बस इतना कर लीजिए, आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू रोबोट, रोबोट का परिचय। तो पहला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग,
क्या होता है रोबोट का, या परिचय क्या है। देखो सबसे पहले तो हम उसमें बता दें कि क्या क्या चीजें इसमें अंदर लिखी हुई है। तो पहली चीज तो यह है कि रोबोट जो है, वो जो रोबोट वर्ड है, वो रोबोट वर्ड जो है वो कहां से, चेक जो जो चेकोस्लोवाकिया है, एक जगह है जो पहले चेक रिपब्लिक के नाम से, या इस तरीके से जो यूएसएसआर का, जो रसिया का एक पार्ट हुआ करता था, तो वहां पे जो है रोबोट का एक रोबोट नाम से कुछ एक एक जो है एक तरह से प्ले किया गया था। प्ले का मतलब जैसे आप लोग करते हैं ना, एक जो है कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं, इस तरह का कोई, या फिर कोई एक बड़ा समारोह टाइप में, वहां पर जो है इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और उस नाटक का जो नाम है ना, उसमें रोबोट इस्तेमाल किया गया था। तो उस वहां से लेके इंग्लिश लैंग्वेज में उसको रोबोट बना दिया गया। और उसका मतलब क्या होता था, रोबोटा एक वर्ड था, उसका मतलब होता था कि कोई जो है फोर्स लेबर की बात कर रहे हैं। तो एक फोर्स लेबर, अब मतलब फोर्स लेबर बंधुआ मजदूर समझते हैं ना, उससे जो बोल दिया वो करता रहता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही रोबोट जो है वर्ड, रोबोटा वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया गया, इंग्लिश में उसको रोबोट नाम से ले लिया गया। और उसका मतलब क्या, एक ऐसी भुजा या आर्म जिसके माध्यम से आपको चीजों को जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। कोई प्रोग्रामिंग कर दी तो वो एक वर्क करता रहेगा, तो ये भी एक तरह से बंधुआ मजदूर टाइप में ही तो है। तो वही सब जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग यहां पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि हमने जो है रोबोट को जो है ह्यूमन लाइक सेंसर्स के तौर पे, या ह्यूमन लाइक एक्शन के तौर पे, मतलब हम जैसे काम करते हैं ना, वैसे ही रोबोट भी काम करे, बस उसके तौर पे हमने उसको डिजाइन किया होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इंट्रोडक्शन में। द वर्ड रोबोट एंटर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू अ चेकोस्लोवाकियन प्ले। अब चेकोस्लोवाकिया एक देश है, वहां की जो है एक प्ले जो है, एक वहां पे एक जो है एक तरह से जो है नाटक किया जा रहा था। और वहां से जो है, जिसका नाम, नाटक का नाम क्या था, रोशियम यूनिवर्सल रोबोट्स। अब ये जो नाटक का नाम है, इस नाटक में जो है नाम इस्तेमाल किया गया रोबोट्स का, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहां से जो है रोबोट जो वर्ड है वो यहां से इंग्लिश लैंग्वेज में लिया गया। अच्छा ठीक है, रिटन बाई कारल कैपेक, ठीक है। तो कारल कैपेक के द्वारा जो है लिखा गया इन द अर्ली 1920, 1920 में जो है इनके द्वारा लिखा गया, कारल कैपेक के द्वारा। और ये जो वर्ड जो है, ये जो नाटक है, इसका नाम जो है ये रखा गया। और वहां से जो है हमने जो है लिया इंग्लिश लैंग्वेज में रोबोट वर्ड। क्लियर है ना। तो चेकोस्लोवाकियन प्ले था, चेकोस्लोवाकियन जो एक नाटक था, उस नाटक का नाम बता दिया, किसने लिखा था वो बता दिया, और वहां से जो है रोबोट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं। द चेज वर्ड रोबोटा मीन्स फोर्स्ड वर्कर, मतलब ये जो है चेक, मतलब चेकोस्लोवाकिया बोलते हैं ना, उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो चेक जो है, चेक लैंग्वेज का नाम है। वो जो वर्ड जो है वहां से रोबोटा से लिया गया। जो रोबोट है, जो वर्ड है वो रोबोटा से बना हुआ है, और उसका जो मतलब है वो फोर्स्ड लेबर है। समझ में आ गया हो गया कि उस फोर्स्ड लेबर का मतलब, या फोर्स्ड वर्कर का मतलब क्या हुआ, जिसको जो है हम काम कराते जबरदस्ती, बिल्कुल वही था। अच्छा ठीक है, इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन द वर्ड वाज कन्वर्टेड टू रोबोट। तो रोबोटा वर्ड था, रोबोटा वर्ड से रोबोट बना, और रोबोटा वर्ड चेक लैंग्वेज में जो है यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है फोर्स्ड जो है वर्कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको थोड़ा सा हिंदी में एक लाइन में समझ लेते हैं कि जैसे रोबोट जो है वो चेकोस्लोवाकियन नाटक के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया। रोबोट जो शब्द है वो उस नाटक के माध्यम से इंग्लिश भाषा में जो है उसको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रवेश किया गया, या उसको जो है इंग्लिश में यूज किया गया। आगे देखें, जिसका शीर्षक, उस नाटक का शीर्षक क्या था, रोशियम यूनिवर्सल रोबोट्स था। अच्छा, उसके अलावा 1920 के दशक की शुरुआत में कारल कैंपेन द्वारा लिखा गया। तो ये जो वर्ड है रोबोट, ये 1920 से ऊपर किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई वर्ड भी है। मतलब रोबोट लिखा है कहीं पे, तो कोई जो है उसे जानता ही तक नहीं था कि रोबोट का मतलब क्या होता है। जब इन्होंने नाटक लिखा, कब, 1920 में, तब जाके जो है पता लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन तब भी कोई हमारी रोबोटिक आर्म तैयार नहीं होती, बस नाटक में वो नाम लिखा हुआ था। जब हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई रोबोट्स की, तो जब वो टेक्नोलॉजी बनी तो हमें सोचा यार क्या नाम दिया जाए, तो हमने उसको रोबोट नाम दे दिया कि ये तो फोर्स वर्कर की तरह काम करता है, तो जो है उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। तो 1920 से पहले इस वर्ड का कोई इस्तेमाल था ही नहीं। अच्छा, उसके अलावा इसका मतलब जो है, रोबोटा का जो मतलब था वो था मजबूर कार्यकर्ता, या फिर एक तरह से फोर्स लेबर, या फिर बोले बधुआ मजदूर टाइप में, ठीक है, जिसे अंग्रेजी अनुवाद में रोबोट शब्द में बदल दिया गया। रोबोट जो है इस्तेमाल करने लगे, रोबोट लिखने लगे, रोबोटा नहीं लिख रहे थे, रोबोट लिख रहे थे। तो रोबोट जो है एक तरह का चेक वर्ड है,
जिसको इंग्लिश में रोबोट लिखा गया बाद में, बस ठीक है। इतनी ही बात जो है इसके इतिहास से या हिस्ट्री से निकल के आती है। इंट्रोडक्शन हो गया आपका रोबोट का इतिहास का। अब बात करते हैं रोबोट के बारे में। रोबोट इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन। ये एक तरह का सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मशीन है। मतलब सीधे सा बात है, इससे जो जनरल वर्क है वो कराए जा सकते हैं। जैसे हम मशीन के ऊपर लगाने वाले हैं अपना वर्क पीस, तो क्या करेंगे, ये वर्क पीस यहां से उठाया और लेके जो है दूसरी पोजीशन में लगा दिया, तो क्या हुआ, ये मोशन हो गया ना। तो सिंपल वर्क ही तो है ना। तो क्या हुआ, ये जो सिंपल वर्क है, जो भी हमारे जनरल पर्पज वर्क है, उनके लिए जो है जो प्रोग्रामेबल मशीन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोबोट बोल देते हैं। रोबोट क्या है, एक जो है जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन है। उसके अलावा द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडस्ट्रियल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट का जो है मोस्ट जो है ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है इज इट्स मैकेनिकल आर्म। ये है उसकी मैकेनिकल आर्म। मतलब यहां पर बात कर रहे मोस्ट ऑब्वियस। मोस्ट ऑब्वियस का मतलब है एक सामान्य तौर पे देखा जाए कि मतलब साधारण तौर पे देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्री के अंदर है जो रोबोट है, उसमें जो है क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है मैकेनिकल आर्म, मैकेनिकल भुजा। मतलब एक ऐसी भुजा जो यहां से यहां तक जो है जा सके, जो है कुछ काम कर सके, उसे जो है मैकेनिकल आर्म बोलेंगे। दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस इंडस्ट्रियल टास्क, जो भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल टास्क जो है करने के लिए जो है बनाई गई है। तो इंडस्ट्री में रोबोट कहां इस्तेमाल करते हैं, एज अ रोबोटिक आर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आगे देखते हैं, अदर ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक। मतलब यहां पर दूसरे जो है, जो हम जो है इंसानों के तौर तरीके के हिसाब से जो भी हमारे कार्य हैं वो भी रोबोट करे, इस तरह का हम लोग का भी विचार रहता है कि जो रोबोट है वो क्या करे, वो जो ऐसे काम भी करे जो इंसान कर सकते हैं। तो ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आर द रोबोट्स कैपेबिलिटी टू रेस्पॉन्ड सेंसरी इनपुट। मतलब ऐसा हो कि रोबोट जो है कुछ ऐसे इनपुट को भी जो है रेस्पॉन्ड करे जो कैसे है, सेंसरी इनपुट से। हमने उसको रोबोट को बोला कि भाई रोबोट ये वाला वर्क करना है, तो वो बताए कि ये ऐसे ऐसे करना है या इसको ऐसे नहीं कर सकते। इस तरह से जो है कैपेबल हो जाए रोबोट। तो पहली चीज तो ये, जैसे हम लोग हैं, हम अगर हमने वर्कर से कुछ बोला कि ये काम कर दीजिए, तो वो जो है वर्कर को पता है ना कि ये काम ऐसे होगा, तो वो बताएगा कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है कर जाएंगे, कर देंगे। अगर वो नहीं हो सकता तो उसके लिए रेस्पॉन्ड करे कि ठीक है ये जो है ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे इसमें कमी आ जाएगी। तो यहां पर जो है सेंसरी इनपुट पे वो रेस्पॉन्ड करे। दूसरा, कम्युनिकेट विद अदर मशीन्स। और जो रोबोट है वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे कम्युनिकेशन भी करे, आपस में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान भी करे, ऐसा रोबोट होना चाहिए। उसके अलावा एंड मेक्स डिसीजन, और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन करने की क्षमता भी उसके अंदर हो। इस तरह के जो है चीजें जो है हमारे रोबोट के अंदर ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी होने चाहिए। तो ये जो है सारी बातें यहां पर रोबोट के संबंधित हो गई कि इंट्रोडक्शन में बस इतनी बात है। देखो छोटी सी बात, रोबोट आया कहां से बता दिया, चेकोस्लोवाकी नाटक था, वहां से जो है इसको वर्ड को इस्तेमाल किया गया। उसका मतलब था फोर्ज वर्कर, बस उसी को जो है इंग्लिश में हमने यूज कर लिया रोबोट के नाम से। दूसरी बात यहां पर निकल के आई, रोबोट क्या है, एक जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन है। दो चीजें हो गई। तीसरी बात क्या निकल के आई कि भैया जो इंडस्ट्री में रोबोट इस्तेमाल होता है वो मेनली जो है रोबोटिक आर्म के तौर पे या मैकेनिकल आर्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा चौथी बात अगर रोबोट के अंदर ह्यूमन लाइक जो है कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे कि जो है वो सेंसरी इनपुट को जो है रिस्पॉन्ड करे, उसके अलावा कम्युनिकेट करे मशीन दूसरी मशीन के साथ, उसके अलावा जो है डिसीजन ले सके। ऐसा चीजें जो है रोबोट के अंदर होनी चाहिए। तो यहां पर जो है रोबोट के बारे में इतनी बात हो गई। हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है यहां पर। देखो हिंदी में देखने से पहले एक लाइन लगी, दीज कैपेबिलिटीज परमिट्स रोबोट टू परफॉर्म और वेराइटी ऑफ यूजफुल जॉब। ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि जो है रोबोट परफॉर्म कर सके कई सारे कार्यों को। आगे देखते हैं, रोबोट एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्राम करने की मशीन है। तो रोबोट क्या है, एक जो है सामान्य उद्देश्य प्रोग्राम करने की मशीन है। सामान्य उद्देश्य के लिए जो है हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर प्रोग्रामेबल मशीन है एक तरह से। यहाँ पे समझिए, थोड़ा हिंदी में समझ लीजिएगा। रोबोट एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मशीन है और एक औद्योगिक रोबोट की सबसे स्पष्ट विशेषता इसकी यांत्रिक भुजा है। तो देखो पहली चीज तो पता है, सामान्य उद्देश्य की प्रोग्रामेबल मशीन हमारी रोबोट है। उसके अलावा क्या है,
जो इंडस्ट्रियल रोबोट है उसमें क्या है, उसमें जो है सबसे मूल रूप से देखा जाए तो यांत्रिक भुजा का इस्तेमाल रोबोट के तौर पे किया जाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरा जो है इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल वर्क हैं उनको करने के लिए हम जो है रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अन्य मानव जैसी विशेषताएं जैसे संवेदी सूचनाएं का जवाब देना, मतलब जो सेंसेशन जो इनपुट थे उनके लिए जो है सेंसरी इनपुट जो थे या फिर बोले संवेदी सूचनाओं का जो जवाब है वो जो है हमें मिले। उसके अलावा अन्य मशीनों के साथ संवाद कर सके, मतलब वार्तालाप कर सके। उसके अलावा निर्णय लेने की जो है रोबोट की क्षमता होनी चाहिए। ये चीजें जो है ये जो है ह्यूमन लाइक जो है एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रोबोट के अंदर होनी चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएं तो क्या हो, तो ये क्षमताएं रोबोट को विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य करने की अनुमति देती हैं। तो काफी चीजें जो है रोबोट के जो है इंट्रोडक्शन में आपके हो गई। क्या क्या चीजें हैं हमने आपको बताया। बेसिकली यहां पर देखा जाए रोबोटिक आर्म जो है, रोबोटिक भुजा या फिर बोले मैकेनिकल आर्म है, वही जो है एज अ रोबोट जो है इंडस्ट्री में काम करती है। तो इंडस्ट्री में जो रोबोट हैं वो एक तरह से आपने देखा होगा कि कई सारी मशीन जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहां पर भी जो है रोबोट इस तरीके से जो है क्या होते हैं, एक पार्ट को लेते हैं, सही से घुमाते हैं, सही जगह प्लेस करते हैं, लगा देते हैं और फिर जो है वो पार्ट में जो है कुछ जो है स्क्रू नट के द्वारा कोई ह्यूमन या फिर कोई आदमी या फिर कोई रोबोटिक आर्म से टाइट कर देती है। तो ऐसा सारा काम जो है रोबोटिक आर्म के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है रोबोट का परिचय हो गया। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोबोट एक्चुअल में है क्या, होता क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें हम जो है कुछ डायग्राम वगैरह दिखाएंगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रोबोट। अगर कोई पूछे कि रोबोट की डेफिनेशन क्या है तो यहां पर कीवर्ड इस्तेमाल करना, रोबोट की परिभाषा। तो रोबोट की परिभाषा क्या है, रोबोट को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा में कुछ नहीं है। रोबोट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोग्रामेबल एंड ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर। रोबोट क्या है, एक प्रोग्रामेबल एंड जो है ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर मतलब बताएंगे अभी इसका मतलब। देखिए कि रोबोट क्या है, रोबोट को जो है हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है एक प्रोग्रामेबल है, मतलब जिसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, अलग से कोई निर्देश भर सकते हैं जिसके ऊपर जो है वो काम कर सकता है। उसके अलावा ये जो है एक ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर है। ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर का मतलब है ये अपने आप काम करने लायक जो है एक तरह के डिवाइस है। अच्छा, इट इज अ स्पेशल टाइप कंप्यूटर कंट्रोल मशीन। ये जो है विशेष प्रकार की कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है। अच्छा ठीक है, दैट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क, जिसके द्वारा बहुत विभिन्न प्रकार के जो टास्क हैं, जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। तो यहां पर जो है रोबोट की डेफिनेशन को तौर पे देखें तो दो वर्ड आते हैं, प्रोग्रामेबल एंड ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर। तो रोबोट इज अ प्रोग्रामेबल एंड ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर, जिसके द्वारा जो कि है विशेष प्रकार के जो है कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती हैं जो कि जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। डेफिनेशन हो गई। हिंदी में देखें तो रोबोट को प्रोग्रामेबल और स्वचालित मैनिपुलेटर के रूप में परिभाषित किया सकता है। यह एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर नियंत्रण मशीन होती है जो अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। तो यहां पर डेफिनेशन में ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप रोबोट का इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें जरूर लिखेंगे, क्या लिखना है कि ये जो है प्रोग्रामेबल एंड ऑटोमेटिक मैनिपुलेटर है। उसके अलावा ये जो है स्पेशल प्रकार की कंप्यूटर कंट्रोल मशीन होती है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो ये हो गया डेफिनेशन। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट। अब रोबोट का वर्गीकरण करना है। रोबोट का क्या करना है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो अलग अलग प्रकार के रोबोट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग प्रकार के रोबोट हो सकते हैं। जो रोबोट कैन बेसिकली बी क्लासिफाइड एज फॉलोस। तो रोबोट को मूल रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया सकता है। पहला आता है कार्टेशियन रोबोट। अब देखो कार्टेशियन बोले या फिर जो है रेक्टेंगुलर रोबोट बोले, तो ये जो है पहला है हमारा कार्टेशियन रोबोट। कार्टेशियन या फिर आयताकार रोबोट, ये वो रोबोट होते हैं जिसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। केवल मतलब रोबोट जो है भुजाएं जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है सीधी रेखा में चलती हैं, मतलब उनमें कोई एंगुलर मूवमेंट नहीं होता। एंगुलर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, बस उसको जो है हम उसको घुमा नहीं सकते। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई रोबोटिक आर्म है वो इस दिशा में चल सकती है, इस दिशा में चल सकती है, तो यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आयताकार जैसे जो हमारा जो है आयत बनता है ना, जो रेक्टेंगल बनता है ना, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में
या फिर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, तो इस तरह के रोबोट जो है कार्टेशियन रोबोट कहलाएंगे या फिर रेक्टेंगुलर रोबोट कहलाएंगे। इसके बारे में अगर आप देखें तो डायग्राम है हमारे पास प्रॉपर तरीके से, कोशिश करना बन जाए एग्जाम में, अगर नहीं बन सकता है तो छोड़ देना। सिंपल सा बात है, यहां देखो ये हमारा कार्टेशियन रोबोट है, इसमें क्या है, ये जो मूवमेंट है, तो एक आर्म का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है, दूसरी आर्म का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो है हमारा क्या हुआ इस डायरेक्शन में और ये जो है इस डायरेक्शन में, तो मूवमेंट क्या है, रेक्टेंगुलर मूवमेंट है। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कार्टेशियन रोबोट या फिर कार्टेशियन रोबोट बोल देते हैं। इसमें जो मूवमेंट है एक्स वाई और जेड का वो इस तरीके से है कि भाई ये जो है हमारे पास इस तरीके से जो है मूवमेंट, इस तरीके से मूवमेंट, और एक मूवमेंट जो है वर्टिकल, तो जेड जो है वो हमारा वर्टिकल मूवमेंट है और बाकी जो है एक्स और वाई ये वाई मूवमेंट है, ये हमारा जेड मूवमेंट मतलब गति है। मतलब यहां पर जो गतियां हैं वो सीधी रेखा में, सरल रेखा में प्रॉपर तरीके से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हो रही हैं। चलिए ये बात प्रॉपर तरीके से बता दी कि कार्टेशियन रोबोट हो गया या फिर रेक्टेंगुलर रोबोट हो गया, हिंदी में बोले कार्टेशियन ही बोल सकते हैं या फिर आयताकार जो है रोबोट बोल सकते हैं। आयताकार क्या मतलब, आयताकार गति जो है रोबोट, यहां रोबोट के जो गति है वो कैसी है, आयताकार। चलिए ठीक है, उसके अलावा सिलेंड्रिकल रोबोट मतलब बेलनाकार रोबोट। अब बेलनाकार में क्या होगा, यहां पर एक जो है रोटरी मोशन होगा, मतलब एक में कोई घूर्णन गति हो सकती है, बाकी जो जो दो मोशन है एक्स और वाई वो जो है सीधी रेखा में, मतलब जो है एक तरह से स्लाइडिंग मोशन होंगे। अभी चलिए देखिए आगे क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर एक जो मोशन है वो कैसा है, वो एंगुलर मोशन है, मतलब कोणीय गति है, और बाकी दो गतियां जो हैं वो स्लाइडिंग मोशन है, मतलब जो है सरल रेखा या फिर एक तरह से बोले कि जो है डिस्प्लेसमेंट जो है केवल हमारा वस्तु जो है, यहां पर ये जो मोशन है वो केवल स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, यहां भी और यहां भी। तो यहां पर दो स्लाइडिंग मोशन है, ये जो है अगर मान लीजिए इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, इसको जेड डायरेक्शन बोल रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में कोई मोशन, यहां पे जो जेड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन का मतलब यहां पर कोई और मोशन नहीं हो रहा, यहां पर यही जो पार्ट है वो इधर मूव कर सकता है इस तरीके से। तो अब ऐसे समझिए कि ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा जो है एक तरह से, यहां पे पूरा का पूरा जो है एक तरह से आर्म है जो इस तरीके से मूव कर सकती है, मतलब एक एंगुलर मोशन हो गया। उसके अलावा ये जो आर्म है ये इस आगे पीछे मूव कर सकती है, उसके अलावा ये ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तीन ही मोशन हो रहे हैं ना, यहां भी तीन मोशन है। क्या आ रहा है यहां पे देखिए, एक जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है, उसके अलावा इसी के ठीक परपेंडिकुलर दूसरा मोशन हो गया, उसके अलावा अप एंड डाउन मोशन हो गया। तो यहां पर इस तरह से कार्टेशियन में था। यहां पर जो बेलनाकार रोबोट है या फिर बोले कि हमारा सिलेंड्रिकल रोबोट है, इसमें जो है एक मोशन जो है वो कैसा है, एंगुलर है, कोणीय मोशन है, कोणीय गति है, तो बाकी जो है दो स्लाइडिंग मोशन है। तो इस तरीके से हमारा बेलनाकार हो गया। आगे बात करते हैं पोलर और स्फेरिकल, मतलब ध्रुवीय या फिर गोलाकार। अब यहां पर देखो ध्रुवीय या गोलाकार में यहां पर जो है दो एंगुलर मोशन होंगे और एक जो है स्लाइडिंग मोशन होगा। तो देखो कैसे, यहां पर देखो आपके पास एक तरह का इस तरह का रोबोट है, ये जो है हम बात करेंगे आगे जब पार्ट की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तब बताएंगे कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम यहां पर देखें तो एक मोशन तो ये हो गया और दूसरा मोशन ये हो गया। क्या हुआ, तो देखो यहां पर कुछ इस तरीके का हमारा रोबोट है, एक मोशन ये हो गया, दूसरा मोशन कुछ इस तरीके का हो गया, मतलब यहां पर जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके का मोशन कर सकता है। तो ये एक मोशन हो गया, कैसा, एंगुलर मोशन है, कोणीय गति है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, और दूसरा ये वाला कोणीय गति हो गई, और तीसरा जो है हमारा स्लाइडिंग मोशन है। तो यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये आर है और ये जो है एंगल है थीटा, और एक एंगल जो है ये है। तो ये जो है यहां पर इस तरीके से मोशन कर सकता है, उसके अलावा इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, उसके अलावा जो है यहां पर ये स्लाइडिंग मोशन हो गया, ये आगे पीछे जो है मूव कर सकते हैं। तो तीन जो है यहां पर जो है एक तरह से मोशन है, उसमें से दो एंगुलर मोशन है और एक जो है हमारा स्लाइडिंग मोशन है। ठीक है, चलिए तो यहां पर फिर तीसरी बात हो गई। थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है ज्वाइंट आर्म, संयुक्त आर्म या संयुक्त भुजा। तो इस तरह का जो है हमारा जो रोबोट होगा वो कुछ इस तरह का, तीनों के तीनों एंगुलर मोशन में है। पार्ट जो है यहां से उठाया, उसके अलावा ये यहां से यहां तक लेके गया, कोई भी जो है यहां पर पार्ट जो है स्लाइडिंग मोशन में नहीं है, सारे के सारे एंगुलर पोजीशन में है। देखो बिल्कुल वैसे ही, एक तो जो है ये हमारा जो है एक्स किसी एंगल पे मूव कर सकता है, तो ये एक एंगुलर मोशन हो गया। दूसरा जो भुजा है, जो हमारा आर्म है,
वो भी एंगुलर मोशन हो गया, और तीसरा जो बेस है वो भी हमारा एंगुलर मोशन में हो गया। तो ये भी मोशन में कर सकते हैं, देखो इस तरीके से ये भी मोशन में है। उसके अलावा ये वाला भी जो है अपनी एक्सिस पे मूव कर सकता है। उसके अलावा तीसरा जो पार्ट है वो भी अपनी एक्सिस पे मूव कर सकता है। तो यहाँ तीनों चीजें जो है एंगुलर मूवमेंट में है, मतलब यहाँ पे जो थीटा है, जो हमारा जो मूवमेंट मोशन है, वो तीनों डायरेक्शंस में प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो यहां पर ऐसे बोले कि एंगुलर मूवमेंट जो है सारे के सारे हैं। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट में देखें, रोबोट का वर्गीकरण करेंगे हम, तो रोबोट का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। पहला कार्टेशियन हो गया, दूसरा सिलेंड्रिकल हो गया, तीसरा हमारा पोलर या फिर जो है स्फेरिकल हो गया, और चौथा हो गया ज्वाइंट आर्म। चारों के डायग्राम है आपके पास, आराम से बढ़िया से जो है प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रोबोट, उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, हमने उसमें डेफिनेशन भी दे दी और क्लासिफिकेशन भी दे दिया। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक, जो सेकेंड टॉपिक था रोबोट कॉन्फ़िगरेशन। अब रोबोट का जो है क्या करना है, विन्यास करना है। हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई जैसे आप मोबाइल, कंप्यूटर, इनके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि इस मशीन में क्या क्या लगा हुआ है जिससे कि जो मशीन जो है उपयोगी हो सके, वैसे ही हमारा रोबोट के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है उससे रोबोट उपयोगी हो सकता है, उन चीजों को हम गिनते हैं। कंप्यूटर में हम कहते हैं कितना रैम लगा है, कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, हार्ड डिस्क कितनी है, ठीक है, तो ये सब चीजें हम चेक करते हैं। वैसे ही रोबोट के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहली बात आती है कि रोबोट मैनिपुलेटर क्या होता है वो समझेंगे। दूसरा है एंड इफेक्टर लगा होता है। तीसरी बात कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। और चौथी बात है पावर सप्लाई। कंप्यूटर में भी आप पावर सप्लाई एसएमपीएस बोलते हैं, उसको जरूर चेक करते होंगे। तो वैसे ही यहां पर रोबोट भी है हमारा। क्या हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं रोबोट मैनिपुलेटर जो है वो क्या होता है। तो ए रोबोट मैनिपुलेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। रोबोट मैनिपुलेटर को दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात करें, ए बॉडी एंड आर्म असेंबली। पहला सेक्शन जो है वो है बॉडी एंड आर्म असेंबली। बॉडी का मतलब जाहिर सी बात है, आप उसका जो है जो भी डिजाइन, जो बाहर का बॉडी दिखता है वो जो आवरण है उसको बॉडी बोलते हैं। और दूसरे आर्म असेंबली, आर्म मतलब भुजा। तो अगर मैं बोलूं मैकेनिकल आर्म के तौर पे, तो ये जो है हमारी पूरी बॉडी हो गई, और इसमें जो है ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा आर्म हो गया। तो बॉडी और आर्म असेंबली एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है एंड ए रिस्ट। रिस्ट क्या मतलब, रिस्ट असेंबली। दूसरा क्या है हमारा, रिस्ट असेंबली। रिस्ट असेंबली का मतलब ये कलाई। तो अगर हम अपने हाथ को देखें तो हाथ में क्या दिखाई दे रहा है, एक हमारा बॉडी है और उसी के साथ हमारा भुजा मतलब आर्म है, और दूसरा हमारा जो है ये रिस्ट है, मतलब ये जो है हमारी कलाई है। तो दो चीजें जो है यहां प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि जो रोबोट मैनिपुलेटर है उसके दो भाग हैं। रोबोट मैनिपुलेटर क्या हुआ, ये तो एक तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया रोबोट का, कि मतलब यह एक तो आर्म हो गया, भुजा होगी, दूसरा जो है हमारी कलाई हो गई। इन्हीं दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि रोबोट मैनिपुलेटर है। इन्हीं से तो सारे काम हो रहे। अभी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट देख रहे थे, रोबोट का वर्गीकरण कर रहे थे, उसमें देख रहे थे ना कि जो है ये जो आर्म है वो कैसा मोशन कर रही है, जो हमारी जो है रिस्ट है, कलाई है, वो कैसा मोशन कर रही है। तो वहां पर तीनों तरह के मोशन बताए गए थे ना, तो वो जो है यहां पर रोबोट मैनिपुलेटर के माध्यम से ही हो पाएंगे। तो ये रोबोट मैनिपुलेटर हो गया। आगे देखिए, इट इज अ मैकेनिकल यूनिट। यह क्या है, एक मैकेनिकल यूनिट है। आर्म और रिस्ट ये है मैकेनिकल यूनिट है, विच प्रोवाइड मोशन सेम एज ह्यूमन हैंड। बिल्कुल ह्यूमन हैंड के जो है तरह से यहां पर जो है मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है मैकेनिकल यूनिट है, एक तरह से रोबोट मैनिपुलेटर। तो रोबोट कॉन्फ़िगरेशन में पहला चीज जो आई वो रोबोट मैनिपुलेटर आई। हिंदी में देखते हैं कि एक रोबोट मैनिपुलेटर को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो है, एक है बॉडी एंड आर्म असेंबली। पहली चीज क्या है, बॉडी एंड आर्म असेंबली। दूसरा क्या है, और एक कलाई। कलाई मतलब, कलाई का मतलब, कलाई असेंबली का मतलब रिस्ट असेंबली। जो रिस्ट है उसी को कलाई बोल रहे हैं। तो यह एक यांत्रिक इकाई है जो मानव हाथ के समान गति प्रदान करती है। तो रोबोट मैनिपुलेटर जो है मानव के हाथ की तरह जो है एक तरह से यांत्रिक इकाई है, यांत्रिक यूनिट है, या यांत्रिक जो है उपकरण है जो कि मानव हाथ की तरह कार्य करता है। चलिए ठीक है, ये रोबोट मैनिपुलेटर तो पता लग गया कि भाई क्या होता है। अब दूसरी बात देखते हैं कि एक और पार्ट होता है, क्या है, एंड इफेक्टर लगा होता है। किसमें, रोबोट के अंदर एंड इफेक्टर। एंड का मतलब अंतिम, END एंड मतलब अंतिम, इफेक्टर का मतलब प्रभावकारी, कोई भी प्रभाव डालता हो। तो एंड इफेक्टर एक तरह से रिस्ट के बाद, मतलब ये हमारी कलाई है, उसके बाद क्या है, ये हमारा ग्रिप लगा हुआ है ना, ये हाथ है ना, ये उंगलियां वगैरह, इससे क्या है, सारे काम तो यही करेगा ना।
तो एंड इफेक्टर जो है ये वही वाला जो हमारा हाथ है उसमें जो कलाई के बाद का पोर्शन है उसी को एंड इफेक्टर बोलते हैं। बहुत साधारण भाषा में समझे तो एंड इफेक्टर इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर के एंड में लगा होता है। अब मैनिपुलेटर क्या है, मैनिपुलेटर में दो पार्ट थे, एक आर्म था और दूसरा बॉडी था, और जो है आर्म और बॉडी का एक पोर्शन था और दूसरा था रिस्ट मतलब कलाई, कलाई के बाद में लगा होगा एंड इफेक्टर। ठीक है, रिस्ट यहां पे लिखा हुआ है एंड इफेक्टर इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द मैनिपुलेटर रिस्ट, मैनिपुलेटर रिस्ट के बाद लगा होता है टू डू द टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय द रोबोट, जो कि रोबोट के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्य को करने के लिए जो है यहां पर मैनिपुलेटर रिस्ट के बाद जो है हमारा एक पार्ट लगा होता है, उसी को बोलते हैं एंड इफेक्टर। बात समझ में आ गई होगी। इट इज यूजुअली आइदर अ ग्रिपर, ये जो है या तो एक ग्रिपर हो सकते हैं, ग्रिपर मतलब ग्रिप करने वाला, पकड़ने वाला, ठीक है, या तो एक यूजुअली एक ग्रिपर हो सकते हैं। फॉर होल्डिंग मतलब पकड़ने के लिए, ए वर्कपीस, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, और ए टूल टू परफॉर्म सम प्रोसेस, या फिर वहां पे कोई औजार लगा होगा। तो अब बात समझ लेते हैं, या तो यहां पर हमारा एक ग्रिपर लगा दीजिए, ग्रिपर देखो दिखाते हैं आपको, ये रहा ग्रिपर है, ये ग्रिपर है, यहां पे मान लीजिए कि मेरा हाथ यहां पे लगा हुआ, इसके आगे पीछे जो है रिस्ट है, ये जो पोर्शन है रिस्ट वाला पोर्शन है, यहां पे रिस्ट लगा होगा, उसके बाद जो है ये क्या है एंड इफेक्टर है। मान लीजिए ग्रिपर लगाया है तो ग्रिप क्या कर रहा है, ये बीच में जो है पार्ट को यहां पे पकड़ ले रहा है, तो ग्रिप कर ले रहा है, तो ग्रिपर हो सकता है। या फिर यहीं पे आप क्या करें, एक टूल लगा दें, मान लीजिए वेल्डिंग टूल लगा दिया या फिर कोई स्क्रू टूल लगा दिया, तो कोई भी औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर बात करी जा रही है एंड इफेक्टर वो पार्ट है जो कि जो है जो मैनिपुलेटर की रिस्ट है, जो कलाई है, उसके बाद लगे जाते हैं। इन ये जो है ग्रिपर के तौर पे हो सकते हैं या फिर किसी औजार या टूल के रूप में हो सकते हैं, जो कि किसी प्रोसेस जो कोई भी हमारा कार्य है उसको करने के लिए यूज किए जाते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा एंड इफेक्टर हो गया। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, हिंदी में समझते हैं। रोबोट द्वारा पूरा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए मैनिपुलेटर की कलाई के अंत में, मतलब रोबोट के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए जो है यहां पर मैनिपुलेटर के जो कलाई है उसके अंत में एक अंतः प्रेरक लगा होता है, एक अंतः प्रेरक लगा होता है। यह आमतौर पर या तो वर्कपीस को पकड़ने के लिए ग्रिपर होता है या किसी प्रक्रिया को करने के लिए एक उपकरण होता है। तो यहां पर बात करी जा रही है कि एंड इफेक्टर को हिंदी में बोला अंतः प्रेरक, आप अंतः प्रेरक बोले या फिर जो है एंड इफेक्टर ही अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अंतः प्रेरक बता दिया कहां लगा होता है, मैनिपुलेटर रिस्ट के बाद या मैनिपुलेटर जो कलाई है उसके बाद इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो है वर्कपीस को पकड़ने मतलब जैसे ग्रिपर के तौर पे होता है या फिर टूल के रूप में, कोई भी औजार के रूप में भी इसका उपयोग होता है जो कि दूसरे काम कर सकता हो। तो ये हो गया एंड इफेक्टर। अच्छा, अब बात कर लेते थोड़ी सी ग्रिपर। ग्रिपर एक्चुअल में क्या है, तो ग्रिपर्स आर एंड इफेक्टर, ये तो एंड इफेक्टर ही है ना, सीधी सी बात है। यूज टू ग्रैस्प एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ग्रिपर्स हैं ये किसी चीज को पकड़ने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द वर्क साइकिल काम करने के दौरान ग्रिपर जो है किसी चीज को पकड़ सकते हैं, पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं या फिर जो है किसी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रिपर के बारे में पता लग गया। ग्रिपर अंतः प्रेरक होते हैं जिनका उपयोग कार्य चक्र के दौरान, वर्क साइकिल के दौरान वस्तुओं को पकड़ने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है, मतलब इधर से उधर ले जाने में हम ग्रिपर का उपयोग कर लेते हैं। तो ग्रिपर हो गया, डायग्राम हमने आपको दिखा दिया, आप चाहे तो उसको बना सकते हैं। क्या है ये डायग्राम जो है, ग्रिपर है एक तरह का, ये जो है हमारा ग्रिप करने के लिए एक तरफ का जो पार्ट हो गया, इससे हम जो है एक तरफ से इधर से ग्रिप कर सकते हैं और दूसरा जो है इधर से, और बीच में जो है पूरी मैकेनिज्म लगी हुई है, ये जो है क्या करता है, ये किसी पार्ट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रिपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक और चीज होगी, क्या है कंट्रोल सिस्टम। देखो जब भी हम अगर कोई प्रोग्रामेबल मशीन लेंगे तो उसमें कंट्रोल सिस्टम जरूर लगाएंगे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम जो है प्रोसेसिंग करता है, उसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। तो वो चीज जो है हमेशा जो है जो ऑटोमेटेड चीजें होती हैं उसमें हम
कंट्रोल सिस्टम जरूर उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम एक तरह का दिमाग होता है किसी भी मशीन का, जिसमें हम सारी चीजें जो है एक तरह से प्रोग्राम के फॉर्म में भर देते हैं, जिससे कि जो है वो हमारा पार्ट जो है वो सारे उस तरह के फंक्शन कर सके जो कंट्रोल सिस्टम में हमने डाले गए हैं। तो कंट्रोल सिस्टम इज अ माइंड ऑफ रोबोट। ये क्या होता है? रोबोट का एक माइंड होता है दैट इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड कंप्यूटर। ये जो है मशीन और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस होता है। तो यहां पर कंट्रोल सिस्टम के बारे में सिर्फ एक लाइन समझिए कि ये जो है रोबोट का जो है दिमाग होता है, माइंड होता है, जो कि मशीन और जो मशीन है और कंप्यूटर है उसके बीच का इंटरफेस होता है। कि जो कंप्यूटर है उसने जो है कंट्रोलर को कमांड दी, कंट्रोलर ने मशीन को कमांड दी, तो बीच में जो है हमारा जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो एक दूसरे के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है। मतलब कंट्रोल सिस्टम रोबोट का दिमाग है जो मशीन और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करता है, बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ये जो है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम हो गया। एक और चीज होती है वो है पावर सप्लाई। ठीक है, POWER, पावर सप्लाई, SUPPLY। मतलब जो है पावर सप्लाई का भी हम उपयोग कर, जो पावर सप्लाई भी जो है रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन में देखी जाती है। लेकिन एक चीज बताएं, रोबोट जो पावर सप्लाई है ना वो तो हर जगह देनी है, बिना पावर सप्लाई के तो कोई फंक्शन काम ही नहीं करना। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि ये जो बेसिक पार्ट में नहीं आता रोबोट कॉन्फ़िगरेशन के, फिर भी पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई जो है क्या करता है, इन सभी चीजों को रनिंग कराने के लिए, काम करने के लिए, इसमें जो है मोटर को चलाने के लिए हमें पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी। वो भी जो है यहां पर आप जोड़ सकते हैं। तो एक पार्ट हो गया रोबोट मैनिपुलेटर, दूसरा हमारा एंड इफेक्टर, तीसरा पार्ट हो गया कंट्रोल सिस्टम और चौथा पार्ट हो गया हमारा पावर सप्लाई। ये चार चीजें जो है रोबोट कॉन्फ़िगरेशन में, रोबोट विन्यास में आ जाती हैं। तो यहां पर हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग वो इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा थर्ड टॉपिक है रोबोट मोशंस, मतलब रोबोट की गतियां। अब कौन कौन सी गति करता है हमारा रोबोट, किन किन दिशाओं में? तो हम एक बात कर सकते हैं, रोबोट जो है हमारा, देयर आर 6 बेसिक मोशंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब यहां पर जो है रोबोट के अंदर 6 जो है गतियां होती हैं, जो 6 बेसिक मोशंस होते हैं, या फिर बोले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मतलब 6 दिशाओं में, मतलब एक तरह से बोले कि उसको घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो 6 दिशाओं में स्वतंत्र होते हैं। अब 6 दिशाएं कौन कौन सी हैं बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं। विच प्रोवाइड द रोबोट विद द कैपेबिलिटी टू मूव द एंड इफेक्टर थ्रू द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ मोशंस। मतलब सीधी सी बात समझे कि रोबोट मोशंस क्या है, रोबोट की गतियां हैं। रोबोट कितनी गतियों में मूव कर सकता है? 6 तरह का इसमें जो है बेसिक मोशंस होते हैं, या बोले 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसके द्वारा जो है रोबोट क्या करता है, एंड इफेक्टर को रोटेट या मूव करा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे जो है हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल जाए मोशंस का। मतलब हमें क्या है, कोई पार्ट यहां से उठा के यहां तक पहुंचाना है, किन किन गतियों के माध्यम से हम यहां तक पहुंचा सकते हैं, ये सारा का सारा सीक्वेंस एंड इफेक्टर को जो है मोशन प्रोवाइड कराना, और रोबोट के अंदर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहां पर 6 जो है बेसिक मोशंस होते हैं और रोबोट के, ये मेन बात थी। ठीक है, अच्छा, या फिर बोले कि 6 जो है हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, किसके? रोबोट आर्म के। आगे देखें, नॉट ऑल रोबोट्स आर इक्विप्ड विद द एबिलिटी टू मूव इन ऑल 6 डिग्रीज। मतलब क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब जितने भी रोबोट है ना वो सब के सब जो है ना 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है, कुछ कम भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो रोबोट हैं वो जो है इक्विप्ड हो, मतलब उसमें जो है इस तरह की एबिलिटी हो मूव करने की कि सभी 6 दिशाओं में जो है वो मूव कर सके। ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है पहले से ही मान के रखा सारे रोबोट 6 दिशाओं में मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखें, द 6 बेसिक मोशंस कंसिस्ट ऑफ 3 आर्म। मतलब यहां पर जो 6 बेसिक मोशंस हैं उसमें जो है क्या है, 3 आर्म एंड बॉडी मोशंस। 3 जो है आर्म और बॉडी के मोशंस हैं। उसके अलावा 3 जो है रिस्ट मोशंस होते हैं। हमने बोला ना रोबोट मैनिपुलेटर, तो रोबोट मैनिपुलेटर के 2 पार्ट थे, एक था हमारा आर्म एंड बॉडी और दूसरा पार्ट था हमारा रिस्ट जो है। तो रिस्ट जो हमारा मोशन है
वो 3 रिस्ट मोशन हो गए, रिस्ट मतलब कलाई के गतियां हो गई, और 3 गतियां जो है वो आर्म की हो गई, भुजाओं की। 3 गतियां भुजाओं की मतलब एक इस दिशा में चल सकती है, या फिर जो है ऊपर नीचे चल सकती है, या फिर जो है किसी और डायरेक्शन में हो सकती है। तो यहां पर जो है 3 जो है बॉडी के मोशंस हो गए और 3 जो है हमारे रिस्ट मोशन हो गए। अभी सारा का सारा डायग्राम में प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे आपको। अच्छा, हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं यहां पर 6 बुनियादी गतियां या फिर स्वतंत्रता की डिग्री। ये क्या है? रोबोट है जो गति के आवश्यक अनुक्रमों के माध्यम से अंतिम प्रभाव को, यहां पर अंतिम प्रभावक इस्तेमाल किया गया है एंड जो है इफेक्टर्स के रूप में। एंड इफेक्टर को यहां पर जो है हिंदी में अंतिम प्रभावक लिखा है, या अंतः प्रेरक आप लिख सकते हैं, को स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए क्षमता के साथ रोबोट प्रदान करती है। मतलब ये हुआ कि रोबोट के अंदर, रोबोट क्या करता है? रोबोट प्रदान करता है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर 6 गतियां, जो कि जो है किसी एंड इफेक्टर को एक स्थान से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सीधी सी बात यहां पे आती है। क्या मतलब है कि भैया ऐसा है 6 गतियां होती हैं या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और यहां पर जो रोबोट जो है एंड इफेक्टर को, या फिर बोले कि जो अंतः प्रेरक है, या फिर बोले यहां पर हिंदी में वर्ड आया अंतिम प्रभावक हैं, उनको जो है मोशन प्रदान करा जाता है रोबोट के द्वारा 6 प्रकार से। ठीक है, आगे देखें। सभी रोबोट सभी 6 डिग्रियों में स्थानांतरित करने की क्षमता से लैस नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी रोबोट हैं, मतलब जो सभी रोबोट हैं वो 6 डिग्री में ही जो है या 6 गतियों में ही जो है किसी पार्ट को स्थानांतरित करने की क्षमता रखते हो, ये जरूरी नहीं है। अतः 6 बुनियादी गतियों में 3 हाथ, मतलब 3 हाथ का मतलब 3 हैंड वाली, मतलब ये बोले कि आर्म एंड बॉडी, मतलब 3 हाथ और शरीर, मतलब 3 एंड बॉडी, मतलब यहां पे आर्म एंड बॉडी मोशन की बात करी गई है। आप इंग्लिश में ही लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा कि 6 बुनियादी गतियों में 3 जो है वो आर्म एंड बॉडी मोशन है, आर्म एंड बॉडी की गतियां हैं, और 3 जो है कलाई की गतियां हैं, मतलब इसमें शामिल होती है। तो एक तरह से रोबोट के मोशंस में 3 जो है आर्म एंड जो है हमारा बॉडी मोशन हो गया, और 3 जो है हमारे वो रिस्ट मोशन हो गया, मतलब कलाई की गतियां हो गई। ये जो है 6 गतियां होती हैं रोबोट की, यही बात यहां पे है और कुछ नहीं है। और रोबोट गति से क्या होगा? जो एंड इफेक्टर है, या जो बोले कि जो अंतिम प्रभावक है या फिर अंतः प्रेरक है, वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। यही बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं ये मोशन जो है उनको क्लासिफाई कैसे करें। तो 2 बेसिक पार्ट में हमने देखा कि क्या होता है आर्म एंड बॉडी मोशंस। 3 जो है वो आर्म एंड बॉडी मोशंस होते हैं, आर्म और बॉडी गतियां, और 3 जो है रिस्ट, मतलब जो है कि बोले कलाई की गति होती है। 3 जो है हमारी रिस्ट मोशंस होती हैं, मतलब कलाई गतियां होती हैं। तो आर्म एंड बॉडी के मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आर्म एंड बॉडी के मोशन 3 हैं। तो कौन कौन से हैं? एक होता है वर्टिकल ट्रेवर्स, ऊर्ध्वाधर। दूसरा क्या है? रेडियल ट्रेवर्स, रेडियल दिशा में। उसके अलावा तीसरा जो है रोटेशनल ट्रेवर्स, मतलब घूर्णी ट्रेवर्स। अब 3 ट्रेवर्स जो है वो जो है आर्म एंड बॉडी के मोशन है। पहला जो है वर्टिकल ट्रेवर्स में इसमें अप एंड डाउन होगा। चलिए, तो अप एंड डाउन मोशन ऑफ द आर्म, आर्म का ऊपर और नीचे जाना जो है ये एक गति हो गई। उसके अलावा कॉज्ड बाय, जिसके द्वारा क्या करेंगे? वो जो है पिवटिंग द एंटायर आर्म अबाउट अ हॉरिजेंटल एक्सिस। एक हॉरिजेंटल एक्सिस पे पूरी की पूरी भुजा जो है वो पिवट होती है, मतलब उसको जो है यहां पर लगाया जाता है, और मूविंग द आर्म अलोंग द वर्टिकल स्लाइड, और आर्म जो है ऊपर नीचे मूव करती है। तो हॉरिजेंटल आर्म जो है वो जो है वर्टिकल के साथ पिवट होती है और ऊपर नीचे जो है गति कर सकती है। यही जो है यहां पर बताया गया, इसी को बोलते हैं वर्टिकल ट्रेवर्स। तो एक हो गया वर्टिकल ट्रेवर्स, ठीक है। अच्छा, हिंदी में देखें तो वर्टिकल ट्रेवर्स जो है वो आर्म की ऊपर और नीचे की गति जो पूरी आर्म को एक क्षैतिज अक्ष के परितः या आर्म को एक ऊर्ध्वाधर स्लाइड के साथ घुमाने के कारण होती है। मतलब ये हुआ, सीधा सा बात है। ये डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि ये रहा हमारा डायग्राम। यहां पर देखेंगे, अगर यहां पर देखें तो यहां पर हो क्या रहा है? वर्टिकल ट्रेवर्स क्या है? ये पूरी की पूरी भुजा ऊपर की तरफ ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। ये जो है हमारा वर्टिकल ट्रेवर्स है। हिंदी में यहां पर प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। फिलहाल के लिए अपने कॉन्टेक्ट पे चलते हैं। क्या है हमारा दूसरा? हमारा आता है रेडियल ट्रेवर्स। मतलब रेडियल ट्रेवर्स क्या होता है? अब रेडियल ट्रेवर्स की बात करें तो एक तरह से यहां पर
एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द आर्म। आर्म का क्या हो रहा, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन, मतलब सीधी सी बात है वो आगे का जा रहा है, मतलब एक तरह से उसका जो जो घूमने की जो त्रिज्या है ना, मतलब अगर हमारा रोबोट का जो आर्म है वो ऐसे मूव कर सकता है, तो इसकी जो लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया ना, एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन, मतलब पीछे कर दें तो रिट्रैक्शन हो गया, और इस तरीके से, तो इसका मतलब है रेडियल जो डायरेक्शंस है या रेडियल ट्रेवर्स है उसके अंतर्गत देखें तो एक्सट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ आर्म इन एंड आउट मूवमेंट। इन एंड आउट मूवमेंट का मतलब बाहर की तरफ जाना और अंदर की तरफ जाना। डायग्राम में प्रॉपर तरीके से अगर हल्का सा मूव करें तो ये रहा हमारा रेडियल ट्रेवर्स। ये जो आर्म है ये हमारी आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन। ये जो है दो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऑफ द आर्म, या फिर बोले हिंदी में थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में बोले इन एंड आउट मूवमेंट। ये दो जो है चीजें हो सकती हैं किसमें, रेडियल ट्रेवर्स में। हिंदी में बात करें रेडियल ट्रेवर्स जो है आर्म का विस्तार और पीछे हटना, जैसे कि अंदर और बाहर की गति जो है वही हमारा रेडियल ट्रेवर्स कहलाएगी। तो यहां पर वर्टिकल ट्रेवर्स हो गया, रेडियल ट्रेवर्स हो गया। अब तीसरी चीज आती है, वो क्या है, रोटेशनल ट्रेवर्स, मतलब घूर्णी ट्रेवर्स। अब घूर्णी ट्रेवर्स में क्या होगा, आर्म रोटेट करेगी, सीधी सी बात है, तो रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है ना उसके अबाउट अगर हमारी आर्म इस तरीके से रोटेट कर सके, इसी को रोटेशन बोलते हैं ना, तो रोटेट कर सके तो वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, रोटेशनल ट्रेवर्स कहलाएगा। अच्छा, मतलब राइट एंड लेफ्ट सोयल ऑफ द रोबोट आर्म। अगर हमारी आर्म जो है अगर हम इसको एक्सिस माने तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट क्या करे, इस तरीके से मोशन करे, इस तरीके से मूव कर सके, इस तरीके से अगर आप देखें तो क्या हुआ, ये जो है हमारा क्या हुआ, रोटेशनल ट्रैवर्स हो गया, जो है दाएं या फिर बाएं तरफ जो है हमारा स्वेल कर सके, मतलब घूर्णन कर सके या घूम सके, उसी को जो है हम बोलते हैं रोटेशनल ट्रैवर्स। तो जैसा कि हमने बताया कि जो रोबोट के मोशन होते हैं वो जो है दो तरह से हो सकते हैं। एक तीन मोशन जो है जो है हमारा 3 आर्म एंड बॉडी मोशन होते हैं, और 3 जो है हमारे जो है रिस्ट मोशन होते हैं, या रिस्ट जो है हमारी कलाई की गति होती है वो 3 होती हैं। तो 3 जो है हमने यहां बात कर ली आर्म एंड बॉडी मोशन में, पहला हमारा वर्टिकल, दूसरा हमारा जो है रेडियल, तीसरा हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा रिस्ट मोशन, मतलब कलाई की गति। अब कलाई गति क्या हो सकती है, कलाई गति 3 तरह से, रिस्ट स्वेवल, दूसरा हमारा रिस्ट बैंड, और तीसरा हो गया हमारा रिस्ट याव। अब ये 3 गतियां हैं जो कलाई की गतियां हैं, मतलब रिस्ट की गतियां हैं। अब इसमें पहला आता है रिस्ट का स्वेल करना, मतलब कलाई का क्या है, घूमना। अब कलाई कहीं पे मूव कर रही है या फिर किस तरीके से रोटेशनल मोशन कर रही है गति, मतलब गति कैसी है, रोटेशनल है, घूर्णन गति है, मतलब कलाई का घूर्णन गति करना या कलाई का जो घुमाव है वो जो है पहला मोशन हो गया कलाई का। बात करेंगे कहां है हमारे पास रिस्ट, यहां पर ये हमारी रिस्ट है, ये हमारी कलाई है। तो कलाई का बेंड होना, मतलब कुछ इस तरीके से बेंड होना, या फिर कलाई का जो है स्वेल करना, क्या है, कलाई इस तरीके से स्वेल कर रही है, इस तरीके से एक्सिस पे घूम रही है, तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट मूव करना तो हमारा बेंड कहलाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो है मूव करना ये हमारा स्वेल कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन आती है इसका याव करना, मतलब इस तरीके से रोटेट करना। तो यहाँ पे 3 गतियां जो है हमारी कलाई गति हो गई, मतलब रिस्ट मोशन हो गए। बैंड में अगर हम बताएं तो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द रिस्ट, रिस्ट जो है उसका ऊपर और नीचे मूवमेंट, ये जो है हमारी एक तरह से रिस्ट हो गई। अब देखिए हम अपनी कलाई के साथ चलते हैं, ऐसे समझेंगे ज्यादा आसान रहेगा। तो ये हमारी रिस्ट है, कलाई है। अब इसके 3 मोशन देखते हैं। पहला हमारा आता है स्वेल करना, ठीक है, कलाई का जो है घूर्णन गति करना। दूसरा आता है हमारा बैंड। अब बैंड को हम समझा रहे थे, बैंड का क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से मोशन करे तो ये हमारा बैंड हो जाएगा। तो किसी हमारा एक्सिस के ऊपर, ये जो हमारी एक्सिस है इसके ऊपर क्या करे, इस तरीके से मूव करे, तो इसे हम बोलेंगे रिस्ट का बैंड हो जाना। अरे बुड़ गई ना हमारी बैंड, मतलब जो हमारी कलाई है। तो कलाई का घूर्णन गति के साथ ऊपर या नीचे की गति करना, इसी को जो है बोलते हैं रिस्ट बैंड। तीसरी कंडीशन आती है रिस्ट याव, राइट और लेफ्ट स्वेल ऑफ द रिस्ट। मतलब यह हुआ कि जो रिस्ट है उसका राइट और लेफ्ट, अब इस तरीके से मोशन जो है ये हमारा क्या होगा, ये रिस्ट याव हो गया, इस तरीके से ये जो है हमारा रिस्ट याव हो गया। अच्छा, ये चीजें जो है हमने आपको बता दी। तो यहां पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे ब्लैक कलर के साथ। चलिए देखते हैं क्या है। यहां पर एक तरह से प्रॉपर तरीके से एक बेस है, ये प्रॉपर तरीके से एक बेस है
जिसके ऊपर सारा का सारा सिस्टम जो है लगा हुआ है। इसके अंदर कंट्रोलर वगैरह होंगे, पावर सप्लाई होगी, सारा कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या है, आर्म एंड बॉडी असेंबली है। ये पूरी पूरी क्या है, ये हमारी आर्म एंड बॉडी असेंबली है। तो जो हमारा रोबोटिक आर्म है, ये रोबोटिक आर्म एंड बॉडी असेंबली है। अब रोबोटिक आर्म एंड बॉडी जो है उसके 3 गतियां थी। एक गति कौन सी थी, हमारी जो है वर्टिकल ट्रेवर्स। वर्टिकल ट्रेवर्स में क्या होता है, ये पूरा पार्ट ऊपर या नीचे जा सकता है, तो ये वर्टिकल ट्रेवर्स था। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा रोटेशनल ट्रेवर्स। रोटेशनल ट्रेवर्स क्या था, वर्टिकल जो एक्सिस था उस पर इधर या इधर मोशन करना, तो ये पूरा का पार्ट इधर इधर इस तरीके से जो है चल सकता है, तो दूसरा हो गया। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास रेडियल ट्रेवर्स की थी। रेडियल ट्रेवर्स में क्या होता है, ये पूरा पार्ट आगे या पीछे हो सकता है। तो 3 गतियां हो गई आर्म एंड बॉडी की। उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा कलाई की 3 गतियां थी, मतलब रिस्ट की जो है मोशन, 3 मोशन थे। पहला आता है रिस्ट का बैंड। अब देखो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारी रिस्ट है, ये पूरा का पूरा रिस्ट इससे जुड़ी हुई है। लास्ट में ये हमारा मैनिपुलेटर एंड जो है इफेक्टर आता है, ये एंड इफेक्टर आएगा, उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे इसकी। तो रिस्ट बैंड की मतलब ये जो है अगर इस तरीके से मुड़ सके तो ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जा सकता है इस एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सिस के अलोंग अंतर्गत जो है ये ऊपर नीचे जा सकता है, तो इसे रिस्ट बैंड बोलते हैं। अच्छा, रिस्ट बैंड हो गया। उसके अलावा ये जो है पूरा का पूरा रिस्ट असेंबली है, जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो रिस्ट असेंबली है। अच्छा, दूसरा आता है हमारा रिस्ट का स्विवेल करना। वो क्या है, वो यहां पर रिस्ट जो है वो क्या कर रही है, वो यहां पर अपनी जो है अपनी यहां पे जो है इस पोजीशन पे इस एक्सिस के अबाउट यहां पर इस तरीके से मोशन कर रही है, तो रिस्ट स्विवेल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन रिस्ट याब, ये जो है यहां पे ये जो है पूरा का पूरा जो है ग्रिपर लगा हुआ है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ग्रिपर लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, ये ग्रिपर है, ये रिस्ट असेंबली है, ये पूरा का पूरा रिस्ट असेंबली है। ये रिस्ट बैंड हो गया, रिस्ट याव हो गया। उसके अलावा रेडियल ट्रेवर्स, उसके अलावा वर्टिकल ट्रेवर्स जो इस तरीके से है, उसके अलावा रोटेशनल ट्रेवर्स जो कि हमारा पूरा पार्ट जो है बॉडी जो है मूव कर रही है। ये पूरा का पूरा जो है अगर डायग्राम अगर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हो तो ये जो है यहां पर ये डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी रोबोट के मोशन के तौर पे पूछा जाए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रोबोट मोशन यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहां आगे चलते हैं रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो मोशन तो है, हमें अच्छे से पता लग गए क्या क्या मोशन थे अच्छे तरीके से। केवल 2 प्रकार के मोशन थे, 6 मोशन हो सकते हैं, मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। डायग्राम प्रॉपर तरीके से बताया, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। और इनके जो है नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे, तो काफी यूजफुल रहेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब रोबोट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रोबोट की क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, द यूज ऑफ टेक्सुअल programming languages become an appropriate programming method as a digital computer took over the control function in robotics। क्या कहानी है, सिंपल सी बात पहले समझते हैं, काफी लंबा चौड़ा वार्तालाप है। क्या है कि रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, टेक्सचुअल कंटेंट वगैरह जो है ये जो है प्रोग्राम करते समय लिखे जाते हैं, उसके माध्यम से जो भी हमारा जो है प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। और आजकल क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के ऊपर जो है इस तरह का प्रोग्राम लिखा जाता है, जिससे कि हमें कोई भी फंक्शन जो है रोबोट का काम करने के लिए उपयोग किया सकते हैं। जैसे कि किसी रोबोट से कोई काम कराना है तो आप क्या करें, कोई कमांड दे देंगे ना, तो वो कमांड अगर हम बात करें जो कमांड है वो किस भाषा में देंगे, वो टेक्स्ट के रूप में लिखेंगे ना, तो टेक्स्ट के रूप में वो कमांड लिखा और उसको जो है कंप्यूटर के अंदर डाल दिया या फिर स्टोर करा दिया, और वो कमांड जब भी हम देंगे तो उसके अंतर्गत हमारा रोबोट काम करेगा। तो यहां पर वो जो कमांड है वो सब चीजें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, अच्छा, नन कंप्यूटर्स कंट्रोलर रोबोट डू नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा जो है नन का मतलब नॉन कंप्यूटर कंट्रोल, मतलब नॉन, जो यहां पे डैश मार दीजिएगा, नॉन कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट, ऐसे रोबोट जिनको कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करता है, उस तरह के जो रोबोट हैं उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता कहां पड़ेगी, जहां कंप्यूटर लगा होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, डिजिटल फॉर्म में होता है, कंप्यूटर में कोई डिजिटल फॉर्म होगा, उसके रूप में हम उसके अंदर
टेक्स्ट के रूप में पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, जिनके अंदर कंप्यूटर नहीं लगा होता है वहां पर जैसे बोले नॉन कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट, ऐसे रोबोट जहां पे कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं, उनमें जो है प्रोग्राम जो है उसकी आवश्यकता या फिर प्रोग्राम लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर प्रोग्राम्ड बाय द वॉक थ्रू, उनको जो है प्रोग्राम किया जाएगा वॉक थ्रू और लीड थ्रू मेथड्स। मतलब यहां पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो दो मेथड या फिर ये बोले कि एक ही मेथड है, इसको दो भाषाओं में बोलते हैं, वॉक थ्रू मेथड या फिर लीड थ्रू मेथड, while the simpler robot are programmed by manual method। अच्छा, मतलब ये हुआ कि यहां पर जो प्रोग्रामिंग है वो वॉक थ्रू मेथड के द्वारा या फिर लीड थ्रू मेथड के द्वारा किया जाता है, और जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं रोबोट के वो जो है मैनुअल मेथड के द्वारा किए जाते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं, दो तरह के मेथड हैं, वॉक थ्रू मेथड या फिर मैनुअल मेथड, उसके द्वारा प्रोग्रामिंग करी जाती है। हिंदी में थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज से मतलब है, ये जो है कहानी आपको आराम से समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज होता क्या है। मतलब कुछ टेक्स्ट में लिखा जाता है वही हमारा रोबोट होता है, मतलब रोबोट की जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि हम डिजिटल कंप्यूटर्स के माध्यम से हम जो है रोबोट आर्म में पहुंचाते हैं। उसके अलावा जिसमें जो है कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट नहीं होते हैं, जो कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट नहीं होते हैं, उनमें जो है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके अलावा बताया मेथड कौन कौन से, वॉक थ्रू मेथड या फिर लीड थ्रू मेथड यूं बोलते हैं, या फिर जो है मैनुअल मेथड इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए। ये सारी बातें यहां हो गई। अच्छा, शाब्दिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग एक उपयुक्त प्रोग्रामिंग पद्धति बन गई, क्योंकि अच्छा सीधी सी बात है, प्रोग्रामिंग पद्धति बन गई का मतलब यहां पर शाब्दिक का मतलब यहां पर थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया। यहां शाब्दिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का मतलब हो गया टेक्सुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो टेक्सुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, शाब्दिक प्रोग्रामिंग भाषा है, का उपयोग, उसका यूज जो है उपयुक्त प्रोग्रामिंग पद्धति, ये जो है उपयुक्त प्रोग्रामिंग पद्धति बन गई का मतलब क्या हुआ, अब हम जो है ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट के रूप में। कुछ जो है टेक्स्ट मतलब कुछ लिखा ABCD 1 2 3 जो भी है, उसके माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, प्रोग्राम जो है करते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग पद्धति है वही इस्तेमाल की गई है, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में रोबोटिक्स में नियंत्रण कार्य को संभाल लिया है। तो क्योंकि आजकल जो है डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो जो है रोबोट को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसके कारण हम जो है प्रोग्रामिंग जो है टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ये बात इससे निकल के आती है। ठीक है, आगे, गैर कंप्यूटर नियंत्रण रोबोट को प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। जिनमें रोबोट में कंप्यूटर ही नहीं लगे, या जो रोबोट को जो है कंप्यूटर इस्तेमाल ही मतलब नियंत्रित नहीं करते हैं, तो उनमें प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा वे वॉक थ्रू या लीड थ्रू विधियों द्वारा प्रोग्राम किए जाते हैं। उनको जो है कैसे, वॉक थ्रू मेथड से या फिर लीड थ्रू मेथड से वो प्रोग्राम किया जाता है उनका, जबकि सरल रोबोट मैनुअल तरीकों से प्रोग्राम किया जाता है। जो भी सिंपल रोबोट होते हैं उनको मैनुअली जो है प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित ना होके प्रोग्राम, रोबोट के प्रोग्राम क्या होते हैं, किस तरीके से करा जाता है, वो सब बातें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं रोबोट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में। तो यहां पर रोबोट की कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो अलग अलग सिस्टम के लिए बनाई गई। कहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, जो जैसे कि मान लीजिए कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हम अगर बात करें मित्सुबिशी है, या फिर जो है कोई भी हमारा जो है पेप्सिको है, या कोई भी और कंपनी है, उन्होंने अपने अपने रोबोट इस्तेमाल किए, तो अपनी अपनी लैंग्वेजेस भी बना ली और उसके माध्यम से काम किया उसमें। ठीक है, तो जैसे जो है हम बात करें VAL लैंग्वेज, एक VAL लैंग्वेज हो गई। उसके अलावा जो है VAL लैंग्वेज के अलावा कई और लैंग्वेजेस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वहां क्या है, MCL लैंग्वेज, तो MCL लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, इस तरह की लैंग्वेजेस में कौन कौन से क्या क्या वर्ड हैं, कीवर्ड कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताइए, तो आपको जो है ये कुछ लिखना पड़ेगा कहानी। उसके अलावा जो है रोबोट लैंग्वेज तो जरूर बतानी पड़ेंगी। तो पहली लैंग्वेज है VAL, कुछ लोग हिंदी में वैल लैंग्वेज बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, VAL लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, तो VAL लैंग्वेज ही बोलना सही रहेगा। द VAL लैंग्वेज वाज डेवलप्ड फॉर प्यूमा रोबोट। अब प्यूमा कंपनी, आपने जूतों की कंपनी देखी है, तो उस कंपनी के अंदर जो प्यूमा के रोबोट थे उसके लिए डेवलप किया गया VAL रोबोट के लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो रोबोट की लैंग्वेज के रूप में VAL लैंग्वेज इस्तेमाल की गई प्यूमा रोबोट के लिए, उन्हीं ने डेवलप किया।
VAL स्टैंड फॉर। अब VAL क्यों बोला गया? V से क्या होता है? V का मतलब है विक्टर्स, और A का मतलब क्या हुआ? असेंबली, और तीसरा L का मतलब लैंग्वेज हो गया। विक्टर्स असेंबली लैंग्वेज, इसी को VAL बोलते हैं। ठीक है, VAL स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। VAL स्टैंडर्ड्स जो है, स्टेटमेंट जो है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, मतलब आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्यूमा रोबोट के लिए VAL भाषा विकसित की गई थी। VAL का मतलब होता है विक्टर्स असेंबली लैंग्वेज। VAL स्टेटमेंट को दो श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा ठीक है, पहली श्रेणी कौन सी है? मॉनिटरिंग कमांड। पहली क्या है? मॉनिटरिंग कमांड। मॉनिटरिंग कमांड का मतलब हिंदी में भी आप समझ लीजिए, यही लिखना होगा। मॉनिटरिंग कमांड का मतलब मॉनिटर करने वाली जो कमांड है। दूसरा जो है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, दूसरा जो है हमारा प्रोग्रामिंग जो है इंस्ट्रक्शन निर्देश। तो प्रोग्रामिंग निर्देश और मॉनिटरिंग कमांड, ये दो भागों में VAL लैंग्वेज को जो है बांटा गया, दो श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया। कुछ जो है जो कमांड है जो हमारी है वो हमें मॉनिटरिंग कमांड है, और कुछ जो है प्रोग्रामिंग कमांड है या फिर इंस्ट्रक्शंस है, उनको अलग रखा गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें मॉनिटरिंग कमांड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो मॉनिटरिंग कमांड होती है एडिट कमांड या फिर जो है एक्सक्लूड कमांड। ठीक है, उसके अलावा स्पीड कमांड, हियर कमांड, ये कमांड जो है ये क्या है? VAL लैंग्वेज में देखें तो ये जो है हमारी मॉनिटर कमांड है। उसके अलावा अगर हम देखें एग्जाम्पल फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कमांड है उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो जो है कौन कौन सी है? मूव टू पॉइंट, ये जो है प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उनके लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो है मूव टू प्रिंट। अब प्रिंट के लिए मूव करना, या फिर मूव टू पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब सीधी रेखा में चलने के लिए किसी पॉइंट को, वो ये कमांड दी जा रही है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उसके अलावा ओपन ग्रिपर, ग्रिपर को ओपन करना वो चीज है। उसके अलावा क्लोज ग्रिपर, ग्रिपर को क्लोज करना। इसके अलावा भी कई कमांड जैसे मूव कमांड इस्तेमाल करते हैं, मूव से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एप्रो इस्तेमाल करते हैं, एप्रोच इस्तेमाल करते हैं, डिपार्ट इस्तेमाल करते हैं, ओपनिंग, क्लोज एंड एग्जिट। तो ये सारी जो कमांड है, ये जो है हमारी नीचे वाली कमांड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कमांड हो जाती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, जो कि हम प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो उस तरह में जो लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है ये रहे। उसके अलावा जब हम कहे जो है जो हमारा मॉनिटरिंग है, किसी चीज को मॉनिटर करते हैं, उस तरह की जो कमांड्स हैं वो हमारी जो है ये कमांड्स हैं। तो यहां पर VAL लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी कि VAL लैंग्वेज में किस तरीके से कौन कौन सी कमांड होती हैं, इनका क्या मतलब है, क्या, ये सब डिटेल की बातें हैं और वो जरूरत नहीं है हमें लगता है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज जो है वो है हमारी MCL लैंग्वेज। क्या होता है MCL लैंग्वेज? MCL स्टैंड्स फॉर मशीन कंट्रोल लैंग्वेज। कितना सिंपल टर्म है, मशीन कंट्रोल लैंग्वेज, मशीन को कंट्रोल करने की लैंग्वेज। देखो जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी है जो है हमारे रोबोट के अंदर जो है उस लैंग्वेज में, उस भाषा में जो कोड किया गया, जो प्रोग्राम किया गया, उसकी ही तो लैंग्वेज है ना। लेकिन यहां पर इनका जो है अलग अलग जो है इनका एब्रिवेशन निकलता है। MCL बोल दिया, मशीन कंट्रोल लैंग्वेज। वैसे मशीन कंट्रोल लैंग्वेज में तो प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा, इस लैंग्वेज में हमारा रोबोट के लिए प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ये चीज होगी। विच इज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? डगलस के द्वारा। तो डगलस ने इसको डेवलप किया। कौन डगलस? कहानी डगलस जरूरत नहीं है फिलहाल, बस समझिए एक डगलस थे जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है इस लैंग्वेज को, जो MCL लैंग्वेज है, उसको जो है डेवलप किया रोबोट के लिए। दिस लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द ATP एंड NC लैंग्वेज। ATP और NC लैंग्वेज के तौर पे इसको जो है यहां पर इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अच्छा, ये किस पर बेस्ड होती है? ATP के ऊपर बेस्ड होती है और NC लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? डिजाइन्ड कंट्रोल जो है कंप्लीट्स मैन्युफैक्चरिंग सेल। जो डिजाइन कंट्रोल होते हैं, डिजाइन कंट्रोल कंप्लीट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो यहां पर जो MCL के जो डिजाइन कंट्रोल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेल को जो है यहां पे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेल है उनको कंप्लीट करते हैं। सेल के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। MCL का मतलब मशीन कंट्रोल लैंग्वेज से है, इसे डगलस द्वारा विकसित किया गया है। यह भाषा ATP और NC भाषा पर आधारित है, ATP और NC भाषा के ऊपर बेस्ड है। डिजाइन किया गया नियंत्रण विनिमय सेल को पूरा करते हैं। तो ये सेल जो है
उसको पूरा करते हैं डिजाइन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जो है पूरी की पूरी जो है लैंग्वेज जो है MCL लैंग्वेज है, जो कि जो है डगलस के द्वारा नियंत्रित किया गया, जो है एक तरह से इजाद किया गया। और यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो सेल है उसको जो है यहाँ पर डिजाइन जो है कंप्लीट किया जाता है, जो डिजाइन कंट्रोल है उसको कंप्लीट करा जाता है। तो सीधी सी बात यहाँ पर सीधी बात हो गई कि MCL लैंग्वेज में यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर कुछ कमांड आती है, सम कमांड्स फॉर MCL प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो MCL जो है लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड है वो देख लेते हैं। डिवाइस, DEVICE डिवाइस, सेंड SEND सेंड, रिसीव, उसके अलावा यहाँ पे वर्क, उसके अलावा एबर्ट, टास्क, रिगेन और लोकेट, ये कमांड जो है ये इस्तेमाल की जाती है MCL लैंग्वेज में। और भी कमांड है कुछ बताई है। तो MCL कमांड क्या है, ATP और NC के ऊपर जो है बेस्ड लैंग्वेज है, जिसका उपयोग जो है रोबोट प्रोग्रामिंग में हम करते हैं इस लैंग्वेज का, ठीक है। आगे देखते हैं टेक्सुअल स्टेटमेंट, शाब्दिक कथन, इनका मतलब क्या हुआ। शाब्दिक कथन का मतलब कुछ जो है स्टेटमेंट, जैसे लैंग्वेज स्टेटमेंट्स टेकन फ्रॉम कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोट लैंग्वेज। तो कॉमर्शियली अवेलेबल जो रोबोट लैंग्वेज है, जो रोबोट है कॉमर्शियली, उनके द्वारा जो है कुछ टेक्सुअल स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके शाब्दिक कथन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका जो है यहाँ पर वर्णन है एक तरह से। मतलब व्यावसायिक रूप से जो उपलब्ध रोबोट की भाषाएं हैं उनके लिए कुछ भाषाई कथन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाषाई कथन कौन कौन, जैसे हम लिख देते हैं मूव्स P1। मूव्स P1 का मतलब है, मूव्स P1 डिनोट करता है, डिनोट अ मूव, मूव को डिनोट करता है, मतलब एक गति को डिनोट करता है, दैट इज टू बी मेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा में चलती है। इंटरस्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन, मतलब सीधी रेखा में जो गति हो रही है उसको प्रदर्शित कर रही है ये वाली कमांड। अच्छा, द सफिक्स S, इसमें जो S लगा हुआ है, डेजिग्नेट ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ये जो S लगा हुआ है मूव्स, तो ये क्या करता है, ये जो है इसको निर्देशित करता है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन मोशन को, तो स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा में गति को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है एक तरह से ये स्टेटमेंट हो गया। उसके अलावा डी मूव भी होता है, रिप्रेजेंट द डेल्टा मूव। तो ऐसे करके कई सारे होते हैं जो है टेक्सुअल स्टेटमेंट। ज्यादा कुछ इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, पूछते भी नहीं है। फिलहाल तो इतनी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, तो है वेल लैंग्वेज हो गई, दूसरी MCL लैंग्वेज हो गई, इनके जो है अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। तो ये जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो वर्क सेल के संबंध करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से बात कर चुके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, सारा का सारा हमें समझ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 5 वर्क सेल। वर्क सेल के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। और दूसरा है कंट्रोल एंड इंटरलॉक, कंट्रोल के बारे में और इंटरलॉक के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा है रोबोट सेंसर, ये हमारा जो है रोबोट सेंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क सेल। वर्क सेल क्या है इसके बारे में जो है समझेंगे। वैसे बेसिकली अगर हम बात करें वर्क सेल होता क्या है, वर्क सेल का मतलब हो गया सब चीजें कुल मिला के, मतलब जैसे कि हमारा जो है रोबोट, जो हमारा रोबोटिक आर्म है या फिर बोले मैकेनिकल जो आर्म है वो, उसके अलावा जो है वो जो जहां से जुड़ी हुई है, जहां से उसको निर्देश मिल रहे हैं वो, और उसके अलावा जो काम किया जा रहा है वो सारा का सारा अगर हम प्रॉपर तरीके से एक साथ बोलें तो हम बोलेंगे दिस इज द वर्क सेल। ये जो है हमारा एक वर्क सेल है। तो वर्क सेल का मतलब सब चीजें जो भी जो है इस्तेमाल की जाती हैं रोबोटिक कंडीशंस में, वो सारी चीजें मिला के वर्क सेल कही जाती हैं। इट इज अ कंप्लीट सिस्टम, यह क्या है, एक तरह से कंप्लीट सिस्टम है। तो कंप्लीट सिस्टम का मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई यहाँ पे जो है जितना भी सिस्टम में चीजें जो है यूज करी जा रही हैं, वो जो है उस काम को करने के लिए वो सारी चीजें जो है वो जो है हमारी वर्क सेल कहला सकते हैं। दैट इंक्लूड्स द रोबोट, जिसके अंदर रोबोट होता है, कंट्रोलर होता है, एंड अदर पेरिफेरल्स, और दूसरी पेरिफेरल्स भी होते हैं, जैसे कि एज अ पार्ट जो है पोजिशनर एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। तो सेफ्टी इन्वायरमेंट, पार्ट पोजिशनर, उसके अलावा कंट्रोलर एंड रोबोट, ये चारों चीजें मिला के जो है क्या बनाती हैं, वर्क सेल बनाती हैं। तो आप ऐसे समझो एक मशीन लगी हुई है, वहां एक रोबोटिक आर्म काम कर रही है, उसके आगे जो है पूरा का पूरा जो है सेफ्टी जो है मेजर्स लिए गए, उसके अलावा जो है पार्ट को पोजीशन करने के लिए जो है अलग तरह की डिवाइसेस लगी है, ये सब मिलके हमारा एक वर्क सेल बना रही हैं।
तो ये वर्क सेल जो है इसी को जो है हम बोलते हैं जहां पर ये सारी चीजें जो है मिली होती है और ये अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होता है। तो वर्क सेल इज अ कंप्लीट सिस्टम दैट इंक्लूड्स रोबोट, कंट्रोलर एंड अदर पेरिफेरल सच एज पार्ट पोजिशनर एंड जो है सेफ्टी इन्वायरमेंट। तो पार्ट को पोजीशन करने वाला और जो सेफ्टी इन्वायरमेंट है वो भी जो है इसमें शामिल होता है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई किसकी, वर्क सेल की। एक छोटी सी दूसरी डेफिनेशन भी है, अथवा मतलब यहां पर इस दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ वर्क स्टेशन। यह क्या है, एक वर्क स्टेशन है विच कंसिस्ट, जिसमें जो है होता है, क्या होता है, एटलीस्ट वन रोबोट, जिसमें एक रोबोट होता है एंड इट्स कंट्रोलर, और उसका कंट्रोलर होता है, अलोंग विद, उसके साथ साथ द सेफ्टी मेजर्स, उसके साथ साथ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं जो सेफ्टी को जो है देखते हैं वहां पर। मतलब कहने का मतलब है कि वर्क जो है सेल एक तरह से एक जगह, जैसे आप देखो ना कई सारी जो है एक तरह से बोले कि जहां कई सारी कंपनी में काम होता है और वहां पे अलग अलग पोजीशन पे जो है एक पूरा कन्वेयर बेल्ट चलता है और उस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग बंदे का जो है अलग अलग काम होता है। मतलब एक बंदे ने जो है उसमें नट बोल्ट लगा दिए, दूसरे बंदे ने उसमें बंदे ने जो है दूसरा जो वर्कर है उसने कोई और दूसरा कंपोनेंट लगा दिया, अगला जो है वर्कर अलग कंपोनेंट लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो एक जो बंदा है जो उसको स्टेशन बोलेंगे उस जगह को, तो वो एक वर्क स्टेशन हो गया। इस पर एक जो वर्कर है जो उस पर काम कर रहा है, अगर वहां पर जो है एक रोबोटिक आर्म हो, एक कंट्रोलर लगा हो और वहां पे सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो वो जो है हमारा कहलाएगा एक वर्क सेल। एकदम बढ़िया आंसर हो गया कि वर्क सेल क्या है, इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, वर्क सेल। तो यहां पर डेफिनेशन में प्रॉपर तरीके से या तो ये डेफिनेशन इस्तेमाल करिए चाहे ये वाली इस्तेमाल करिए। हिंदी में समझ लेते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा सा अपनी भाषा में समझेंगे। यह एक पूर्ण प्रणाली है, एक पूरी तरीके से कंप्लीट सिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रोबोट होता है, नियंत्रक होता है और अन्य बाह्य उपकरण भी, जैसे कि एक भाग स्थिति मतलब पार्ट पोजिशनर, उसके अलावा सुरक्षा वातावरण मतलब जो है वर्क सेफ्टी इन्वायरमेंट शामिल होते हैं। तो ये जो है एक तरह से पहली डेफिनेशन बन गई। दूसरी डेफिनेशन में समझें क्या, अथवा यह एक वर्क स्टेशन है, मतलब वर्क सेल इज अ वर्क स्टेशन। यह एक वर्क स्टेशन है जिसमें सुरक्षा उपाय के साथ जो है कम से कम एक रोबोट और जो है उसका नियंत्रक होता है। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। रोबोट होगा, कंट्रोलर होगा और सुरक्षा मेजर्स होंगे और उस पोजीशन पे खड़े होंगे जब भी हमारा कोई पार्ट जो है, जब भी हमारी कोई मशीन जो है उस स्टेशन पे आएगी और हम वहां पे उसको ठीक करेंगे रोबोटिक जो है आर्म के माध्यम से। वो जो है जो हमारा जो पार्ट है जो वहां पे लगाया जाएगा या फिर उस पर कोई काम किया जाएगा, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं वर्क सेल। बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क सेल क्या होता है। टाइप्स ऑफ वर्क सेल में तो टाइप्स ऑफ जो है रोबोट वर्क सेल के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। देखो बेसिकली देखा है तीन तरह के रोबोट वर्क सेल होते हैं। एक होता है रोबोट सेंट्रिक वर्क सेल, मतलब रोबोट केंद्रित वर्क सेल। दूसरा होता है इनलाइन रोबोट वर्क सेल, रोबोट वर्क सेल। तीसरा है हमारा मोबाइल रोबोट वर्क सेल। अब देखो सीधा सा बात, जैसा हमने बोला कि एक जगह पे एक जो है वर्कर जो है काम कर रहा होता है, ऐसे ही अगर रोबोटिक आर्म एक जगह काम कर रही होती है, उसमें जो है कंट्रोलर लगा होता है और जो है वहां पर जो है सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं और एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, जहां पर जो है हमारा पार्ट अलग अलग स्टेशन जो है पे रुकता हुआ आगे चलता है। तो यहां पर स्टेशन पे रुका, यहां उस रोबोटिक आर्म ने काम किया। तो अगर जो है इस कंडीशन में है तो उसको बोलते हैं रोबोट सेंट्रिक वर्क सेल। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो रोबोट है वो जो है पूरे के पूरे जो है काम प्रॉपर तरीके से करता है, यहां पर पार्ट जो है मूव करता है और रोबोट जो है उसमें जो है अपने जो है मोशन के माध्यम से वहां पर काम करता है। तो रोबोट सेंट्रिक वर्क सेल वो वर्क सेल है जिसमें कि रोबोट केंद्र के तौर पे काम करता है, बाकी पार्ट का मूवमेंट होता है। तो ये जो वो हो गया। अब लाइन वाली बात कर रहे थे ना कि उस लाइन पे कोई प्रोडक्ट चल रहा है, वो हो गया इन लाइन रोबोट वर्क सेल। अब लाइन पे रखा हुआ जो प्रोडक्ट है, जो भी हमारा कार्य है, वो चेंज होता जाएगा, रोबोट जो है प्रॉपर तरीके से काम करता जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन लाइन रोबोट वर्क सेल हो गया। उसके अलावा मोबाइल रोबोट वर्क सेल, इसमें क्या है, रोबोट अपनी स्थिति से जो है मूव करता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और वहां पर वो काम को संपादित करता है, मतलब काम वहां पे करता है। तो उसी को जो है बोलते हैं मोबाइल रोबोट वर्क सेल। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ऐसा समझो कि रोबोट जो हमारा है एक जगह पे है और वो उस जगह से
अपना जो है स्थिति को न बदलते हुए वहां पे एक अलग जो है काम करता रह रहा है, तो ये रोबोट सेंट्रिक हो गया। अगर कोई काम कन्वेयर पे है, काम जो है हमारा अभी इसमें जो है हमने इस पार्ट को हमने ठीक लगाया, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया, फिर दूसरा वाला वहां पे भी वही पार्ट लगाना है, फिर तीसरा वाला फिर उसमें लगाना है। तो ऐसे करके जब हम कन्वेयर पे काम कर रहे होते हैं, एक ऐसी जो है बेल्ट होती है जिसकी जो कि हमारे जो है कई सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, तो वो जो कार्य है जो लगातार रोबोट करता जाता है, तो ये इन लाइन पे हो गया, मतलब लाइन के ऊपर जो है किसी रोबोटिक लाइन के ऊपर जो है वहां पर काम कर रहे होते हैं, वर्क सेल बोलते हैं, रोबोटिक इन लाइन रोबोट वर्क सेल बोलते हैं। मोबाइल में तो आपको पता है कि हमारा जो रोबोट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा या जाएगा, वहां उसी को जो है बोलते हैं मोबाइल रोबोट वर्क सेल। तो वो पूरा का पूरा भाग जो है वो जो वर्क सेल है उसी को जो है मोबाइल रोबोट वर्क सेल बोल देंगे। ठीक है, तो तीन तरह के जो है वर्क सेल हो गए, डेफिनेशन हो गई, पूरी बात समझ में आ गई वर्क सेल क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल एंड इंटरलॉक। अब ये कंट्रोल जो वर्ड है, वो जो वर्ड है कंट्रोल वर्ड, जो इस्तेमाल किया गया है वर्क कंट्रोल को, मतलब कार्य को जो है कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है उसी को वर्क कंट्रोल या फिर कंट्रोल बोलते हैं। इसको बस इतना ही समझिए क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेशन इसकी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं इंटरलॉक की। इंटरलॉक क्या होता है, इंटरलॉक का मतलब क्या हो गया। अब इंटरलॉक को समझते हैं कि एन इंटरलॉक इज द फीचर ऑफ वर्क सेल कंट्रोल। अब वर्क सेल कंट्रोल का एक फीचर है, वो है हमारा इंटरलॉक। मतलब ये हुआ कि वर्क सेल को जो कंट्रोल करने वाला सेटअप है उसका एक फीचर है, मतलब किसी मोबाइल का कोई फीचर होता है ना, कोई मशीन का कोई फीचर होता है, वैसे ही एक फीचर है हमारा इंटरलॉक। इंटरलॉक क्या करता है, जैसे आप देखें कई कपड़े में भी इंटरलॉकिंग करी जाती है, या फिर देखिए रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग की जाती है। इसका मतलब ये ऐसी चीज होती होगी जो कि प्रॉपर तरीके से एक काम से दूसरे काम तक प्रॉपर तरीके से बाउंड्री निर्धारित करती है। तो ये इंटरलॉक जो है ऐसा ही एक फीचर है जो कि जो है वर्क सेल कंट्रोल का एक फीचर होता है, विच प्रिवेंट्स द वर्क साइकिल सीक्वेंस। ये जो है वर्क साइकिल के सीक्वेंस को जो है प्रिवेंट करता है फ्रॉम किससे, कंटिन्यूइंग अंटिल अ सर्टेन कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस तक इसको प्रिवेंट करता है। किसको, वर्क सेल सीक्वेंस को प्रिवेंट करता है। अब ये वर्क सेल जो हमारा वर्क साइकिल सीक्वेंस है वो क्या है, काम का सीक्वेंस होगा, मतलब यहां से काम के बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, उसके बाद फिर से पहला काम, इस तरीके से एक प्रॉपर से वर्क साइकिल सीक्वेंस होगा। इसको प्रिवेंट करता है, मतलब इसी सीक्वेंस में काम हो, इस काम के इस सीक्वेंस के अलावा या इस जो है जो निर्धारण के अलावा हमारा जो है काम किसी और 1 के बाद 3 ना हो, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में काम करता रहे, इसको प्रिवेंट करता है, इसको बनाए रखता है, जिससे कि जो है हमारी जो साइकिल है जो है कुछ कंडीशंस में प्रिवेंट रहेगी कि भाई यहां पर भी बदलाव नहीं हो सकते उसके अंदर। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरलॉक का। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई। यहां पर बात करी गई कि जो है वर्क साइकिल सीक्वेंस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कंटिन्यूइंग अंटिल अ सर्टेन कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन तक कंटिन्यू रहने के लिए उसको प्रिवेंट करता है कि यहां से वहां तक जाओगे, दोनों साइड में आपको इंटरलॉकिंग लगी हुई है, आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते, आपको केवल यहां से वहां तक मोशन करना है, यही हमारा इंटरलॉकिंग है। या फिर बोले सेट ऑफ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के सेट होते हैं, हैज बीन सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करे हमारा जो रोबोट है, उन कंडीशंस के तौर पे हमारा जो है वर्क किया जाए, तो उसको उस कंडीशंस को बनाए रखने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है इंटरलॉक करते हैं, मतलब इंटरलॉक जो है एक फीचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आया, हिंदी समझते हैं। एक इंटरलॉक कार्य सेल नियंत्रण, एक जो है वर्क सेल कंट्रोल की विशेषता है। इंटरलॉक जो है वर्क सेल कंट्रोल की विशेषता है। समझे थोड़ा सा, वर्क सेल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। एक वर्क सेल कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि वर्क सेल जो है वो हम वहां पे देखो एक रोबोट लगा हुआ है, कंट्रोल लगा हुआ है, वहां पर रोबोट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो उसके अंतर्गत जो रोबोट है उसको कंट्रोल करा जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम जो है वहां पे वर्क सेल कंट्रोल होता है। उसका एक फीचर हो गया हमारा इंटरलॉक। आगे देखते हैं, जो कार्य चक्र अनुक्रम, जो भी वर्क साइकिल जो है हमारा वर्क साइकिल सीक्वेंस है, अनुक्रम को कुछ दशाओं या फिर दशाओं के सेट के संतुष्ट हो जाने तक जारी को रोकता है, मतलब लगातार कंटिन्यूअस वर्क ना होता रहे, उसमें कुछ कंडीशंस के साथ वर्क हो, उसी को जो है बनाए रखने के लिए
हम जो है इंटरलॉक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन अ रोबोटिक वर्क सेल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरलॉक, दो तरह के इंटरलॉक होते हैं। एक है हमारा रोबोटिक वर्क सेल में इंटरलॉक, और दूसरा जो है, या हिंदी में बात करें, रोबोटिक वर्क सेल इंटरलॉक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा आउटर गोइंग इंटरलॉक होता है, दूसरा हमारा जो है इंटर गोइंग या फिर इनकमिंग इंटरलॉक होता है, इनकमिंग इंटरलॉक। दूसरा हमारा आउटगोइंग इंटरलॉक। तो पहला जो है आउटगोइंग इंटरलॉक, इसके बारे में समझ लेते हैं। आउटगोइंग इंटरलॉक क्या होता है? आउटगोइंग इंटरलॉक का मतलब जो है कि कुछ संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब सिस्टम से बाहर कोई संदेश जा रहे हैं तो आउटगोइंग हो गया। बाहर से कोई सिस्टम के अंदर संदेश आ रहे हैं तो उसे हम जो है इनकमिंग बोलेंगे। तो यहां पे वर्क सेल कंट्रोल में क्या हो रहा है कि जो सिग्नल है वो क्या हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं फ्रॉम द वर्क स्टेशन से, मतलब वर्क सेल से जो है, जो हमारे जो है वर्क सेल कंट्रोलर है, वहां से सिग्नल जो है वो जो है एक्सटर्नल मशीन को जो है सेंड किए जाते हैं। तो वो जो है हमारा ये क्या है, आउटगोइंग इंटरलॉक कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि द आउटगोइंग इंटरलॉक इज अ सिग्नल सेंट फ्रॉम द वर्क स्टेशन कंट्रोलर। वर्क स्टेशन कंट्रोलर से जो सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं कहां तक, टू सम एक्सटर्नल मशीन, कुछ बाहरी मशीन को या फिर डिवाइस को, दैट विल कॉज इट टू ऑपरेट और नॉट टू ऑपरेट, जो कि जो है उस जो हमारा मशीन है उसको चलाया जाए या ना चलाया जाए, इस तरह के संदेश को भेजने के लिए कहां पे, वर्क स्टेशन से किसी दूसरी मशीन को, ये जो है हमारा कहलाता है आउटगोइंग इंटरलॉक। अब समझना कहानी क्या है। मतलब अगर हमारा इन लाइन रोबोटिक वर्क सेल है, मतलब हमारा एक लाइन पे हमारा काम हो रहा है और वहां पर रोबोट जो है वर्क कर रहा है, मतलब एक स्टेशन बना हुआ है जहां पर रोबोट अपना काम कर रहा है। रोबोट अगर हमारा काम कर देगा तो हमारा जो है वो जो हमारा वर्क है वो आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारी वो जो हमारी लेयर है, जो भी हमारा सिस्टम है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, रोबोट जो है एक संदेश भेजेगा आउटगोइंग मशीन को कि भैया जो है अब ये प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाओ, अगली मशीन आने दो, उस पर हमें काम करना है। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, आउटगोइंग इंटरलॉक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऐसे ही जो है हमारा इनकमिंग इंटरलॉक होगा। क्या होगा, एन इनकमिंग इंटरलॉक इज अ सिग्नल। क्या सिग्नल सेंड हो रहा है, सेंड फ्रॉम सम एक्सटर्नल मशीन, बाहरी मशीन से जो है डिवाइस टू वर्क और डिवाइस टू वर्क कंट्रोलर विच डिटरमाइन वेदर और नॉट टू प्रोग्राम वर्क साइकिल सीक्वेंस विल प्रोसीड। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो इनकमिंग इंटरलॉक है उसमें क्या है, जो सिग्नल है वो सेंड किया जा रहा है एक्सटर्नल मशीन से, किसको, डिवाइस को। यहां पर टू लगाओ, तो डिवाइस टू द वर्क, मतलब काम करने के जो डिवाइस है वहां तक, मतलब रोबोट तक। बाहर से रोबोट तक जो है इंस्ट्रक्शंस पहुंच रहे हैं या रोबोट के कंट्रोलर तक जो सिग्नल पहुंच रहे हैं, ये जो है हमारे इनकमिंग इंटरलॉक हो जाएगा। मतलब क्या, बाहर से निर्देश पहुंचा कि हाँ इतना टाइम में ये काम करना है, तो वो जो है रोबोट सेल वहां पे उतना काम कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकमिंग इंटरलॉक है ये जो है एक तरह के सिग्नल हुए जो कि हमारे बाहर से डिवाइस तक आ रहे हैं, और जो आउटगोइंग इंटरलॉक है उसमें वो सिग्नल हुए जो डिवाइस से एक्सटर्नल डिवाइस को जा रहे हैं, मतलब हमारी डिवाइस से एक्सटर्नल डिवाइस को, एक्सटर्नल जो है जो हमारी मशीन है वहां तक पहुंच रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आउटगोइंग इंटरलॉक वर्क स्टेशन कंट्रोलर से, जो आउटगोइंग इंटरलॉक है वर्क स्टेशन कंट्रोलर से किसी बाहरी मशीन या डिवाइस को भेजा जाने वाला एक सिग्नल है, जो हमारी जो है जो बाहरी मशीन है उसको जो है अपनी डिवाइस, जो भी मशीन डिवाइस है उसको जो है कोई संदेश भेजा जा रहा है, कहां से, वर्क कंट्रोल या वर्क स्टेशन जो है कंट्रोलर से, जो वर्क स्टेशन कंट्रोल है वहां से। तो उस तरह का जो संदेश जो है इसे जो संचालित करने या संचालित न करने कार्ड बनता है, मतलब उसे चलाना है या नहीं चलाना, वो जो है हमारा आउटगोइंग इंटरलॉक हो गया। अच्छा, लेकिन इनकमिंग इंटरलॉक में क्या हो रहा है, यहां पर जो है इनकमिंग इंटरलॉक में किसी बाहरी मशीन या डिवाइस से कार्य नियंत्रक को भेजा गया एक संकेत, जो कार्य नियंत्रक वर्क कंट्रोलर है वहां तक जो सिग्नल आएगा, बाहर से अंदर आ रहा है, तो जो है जो यह निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है कि प्रोग्राम किए गए कार्य, जो भी हमारा प्रोग्राम किया गया वर्क साइकिल है,
उसका जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये जो है इनकमिंग इंटरलॉक में हो जाएगा। तो इंटरलॉक एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो है कोई सीक्वेंस किया गया है, उस सीक्वेंस में अगर कोई बदलाव नहीं करना है तो या फिर बदलाव करना है तो उसके लिए कुछ सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। बाहर से जो हमारे कंट्रोलर तक कोई सिग्नल आया हुआ है तो उसे जो है हम बोलते हैं इनकमिंग इंटरलॉक, और जो है हमारा जो कंट्रोलर है वहां से अगर बाहर की मशीन पर जो कोई सिग्नल गया है उसे बोलते हैं हमारा आउटगोइंग इंटरलॉक। और ये इंटरलॉक हमने बताया कि इसमें जो है क्या होता है कि हमें किसी सीक्वेंस पे काम करना है और उस सीक्वेंस के मतलब कुछ निर्देश प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं, उस पे वर्क करना होता है, और ये जो है वर्क प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है वो इंटरलॉक के माध्यम से निर्धारित होता है। तो ये जो है हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है रोबोटिक सेंसर। अब रोबोट सेंसर के बारे में समझेंगे। रोबोट सेंसर क्या होता है? पता है आपको कि रोबोट में प्रॉपर तरीके से सेंसर्स लगे होंगे जिससे हमारे कई सारे ह्यूमन लाइक वर्क हो सकते हैं। मतलब इंसान को क्या है पता लग जाता है ना कि किसको कितना पकड़ना है, कितना फोर्स लगा के दबा के पकड़ना है, या फिर कितना टेम्परेचर है, या फिर जो है कितना फोर्स लगाना है, या फिर इसके मोशन को प्रॉपर तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन है। लेकिन एक आर्म जो रोबोटिक आर्म है या फिर बोले कि जो मशीन की आर्म है, वो जो मैकेनिकल जो आर्म है, उस जो भुजा है उसमें जो है आपको रोबोटिक सेंसर इस्तेमाल करने पड़ेंगे उसको एडवांस बनाना है। तो एक तरह से देखें कि फॉर सर्टेन रोबोट एप्लीकेशन, कुछ जो है निश्चित रोबोटिक एप्लीकेशंस के लिए द टाइप ऑफ वर्क स्टेशन, जो वर्क स्टेशन का जो टाइप है या फिर बोले वर्क स्टेशन कंट्रोल का जो टाइप है, यूजिंग इंटरलॉक का उपयोग करके। इंटरलॉक मैंने बताया ना, बाहर से अंदर संदेश मिल रहा है, संदेश मतलब एक तरह से एक मशीन जो है कम्युनिकेट कर रही है किन्हीं दो चीजों से, मतलब दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दो मशीनें आपस में बात कर रही है, वो सिग्नल भेज रही है कि नहीं नहीं अभी चलाना नहीं है, और वो भेज रही है कि नहीं अभी चलाओ, अभी अगला काम आने वाला है। तो ये सब चीजें जो है यहां पर इंटरलॉक का इस्तेमाल करके किसी भी वर्क स्टेशन में इट नॉट एडिक्वेट, ये जो है एडिक्वेट नहीं होता है, मतलब एक तरह से बोले कि इससे जो है कोई पूरा काम हो नहीं पा रहा। अब क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो द रोबोट मस्ट टेक ऑन मोर ह्यूमन लाइक सेंसेस, मतलब यहां पर रोबोट को जो है कुछ और ज्यादा ह्यूमन लाइक जो है सेंसेस वगैरह चाहिए, एंड जो है कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क, और कुछ जो है इससे ज्यादा जो है कैपेबिलिटी चाहिए, मतलब कैपेबल होना चाहिए रोबोट के अंदर, कुछ कैपेबिलिटी और बड़ी होनी चाहिए किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन अ सेटिस्फैक्टरी वे, मतलब हमारे जो है सेटिस्फैक्टरी वे में, मतलब एक तरह से मतलब हम जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, इस तरीके से जो है हमें कुछ और जो है मतलब रोबोट को जो है कुछ और ह्यूमन लाइक जो है सेंसेस वगैरह चाहिए होंगे, क्योंकि इंटरलॉक से प्रॉपर तरीके से उतना ज्यादा बढ़िया काम हो नहीं पा रहा। अब क्या करें, दीज सेंसेस एंड कैपेबिलिटीज इंक्लूड, जैसे कौन कौन सी सेंसेस, कौन सी, अब देखने वाली मतलब विजन, मतलब अगर रोबोट को दिखना स्टार्ट हो जाए ना तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो है जो भी हम काम करते हैं वो हमें पता होता है कि वो हमारी चीजें कहां से कहां रखी हुई हैं। अगर रोबोट को प्रॉपर तरीके से ऐसा कोई सेंसर मिल जाए, विजन सेंसर, जिससे कि रोबोट देख सके, तो पहला है हमारा वो कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए विजन सेंसर, तो विजन एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अगला है टच हियरिंग जो है अकॉर्डिंगली, मतलब सीधी सी बात यहां पे क्या है कि कुछ कैपेबिलिटी वगैरह जो है रोबोट को और मिल जाए। इन कैपेबिलिटीज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे विजन के लिए मतलब देखने के लिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंख और हैंड इन दो के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन मिल जाए। उसके अलावा अगर रोबोट टच कर सकता है, टच को महसूस कर सकता है तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रोबोट कुछ सुन सकता है, हमने कोई निर्देश दिए बोलने चाल की भाषा में तो वो भी सुन सकता है। तो ये सब चीजें जो है रोबोट को और ज्यादा एडवांस बना देंगे। अब इन सब को एडवांस बनाने के लिए क्या करें, उसमें हम सेंसर इस्तेमाल करेंगे। तो रोबोटिक सेंसर इस्तेमाल करके हम रोबोट को जो है और अच्छा बनाया जा सकता है। उसमें जो है पहले क्या हो रहा था, वर्क स्टेशन कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे और इंटरलॉक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उससे उतना ज्यादा जो है सॉफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं बन पा रहा था। अब इन चीजों को भी इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में थोड़ा समझते हैं, फिर इसको जो है आगे बढ़ेंगे। कुछ रोबोट अनुप्रयोग के लिए इंटरलॉक का उपयोग करके वर्क स्टेशन नियंत्रण के प्रकार प्राप्त नहीं है। मतलब एक तरह से ये बोले कि यहां पर जो है इस लाइन को प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस करें तो कई सारे रोबोटिक अनुप्रयोग में इंटरलॉक का जो उपयोग है वो करके फिर भी जो है हमारा जो वर्क स्टेशन नियंत्रण है उसमें जो है पर्याप्त रूप से हम उसके प्रकार को है प्रॉपर नहीं बना सकते, पर्याप्त रूप से उसे काम नहीं कर सकते, कार्य हमारा संतोषजनक रूप से नहीं होता।
तो कार्य को संतोषजनक तरीके से करने के लिए रोबोट को अधिक मानव जैसी इंद्रियां और क्षमताओं को लेना चाहिए। कौन कौन सी मानव जैसी इंद्रियां हैं जो कि उसे जरूरत है? आंख हो, हाथ हो, टच करने की क्षमता हो, और आंख और हाथ का जो है कोऑर्डिनेशन हो। मतलब यहां पर क्या है? दृष्टि, हाथ और आंख का समन्वय, स्पर्श, सुनवाई, ये सब जो है प्रॉपर तरीके से रोबोट के अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम रोबोट के सेंसर का उपयोग करते हैं। आगे, वी विल डिवाइड द टाइप ऑफ सेंसर्स यूज्ड इन रोबोटिक्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो रोबोटिक में जो इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसर हैं उनको जो है निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? पहला जो आता है विजन सेंसर्स, मतलब दृष्टि सेंसर। दूसरा आता है हमारा जो है टेक्टाइल एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्पर्श और निकटता सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अधिकतर मोबाइल वगैरह की डिवाइसेस में आपको इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये वही है कि हाथ की पोजीशन को प्रॉपर तरीके से बता सके। उसके अलावा है वॉइस सेंसर, मतलब आवाज का सेंसर। ये 3 तरह के सेंसर्स जो हैं उनका उपयोग करते हैं जो है रोबोट की आर्म में, या फिर बोले कि रोबोट के अंदर। तो ये जो है हमारा रोबोटिक सेंसर्स के बारे में हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, और ये अंतिम टॉपिक है कि रोबोट के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। देखिए, रोबोट के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। अब रोबोट के अनुप्रयोग में क्या क्या समझे? देखो, पहली चीज है कि इंडस्ट्रियल रोबोट एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो रोबोटिक एप्लीकेशन जो है, इंडस्ट्रियल रोबोट के जो एप्लीकेशन है, मतलब अनुप्रयोग है, वो कैन बी डिवाइडेड, मतलब उनको डिवाइड किया जा सकता है फॉलोइंग ग्रुप्स में, निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। हिंदी में लिख लेना आप, क्योंकि हिंदी नहीं लिखी इसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन, मतलब एक रोबोट के माध्यम से आप एक सामान को दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। तो वहां पर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है रोबोट का। दूसरा क्या है? हिंदी में बात करें मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन। दूसरी बात क्या करें? प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कुछ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में, जैसे कौन कौन से? जहां पे मटेरियल की ग्राइंडिंग कर दी, या फिर जो है कटिंग कर दी, या पॉलिशिंग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ये जगह पे जो है रोबोट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है असेंबली एप्लीकेशन। असेंबलिंग में एक पार्ट यहां लगाना है, दूसरा ऐसे लगाना है, तीसरा ऐसे लगाना है, ये सब ये क्या है? असेंबलिंग है। एक कार बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे रोबोटिक आर्म लगाए जाते हैं, उसको पता होता है कौन सा पार्ट कहां रखना है, कैसे इसको स्क्रू करना है, तो उस तरीके से प्रोग्रामिंग करी जाती है उनकी। तो वहां पर भी असेंबलिंग में जो है एप्लीकेशंस में या असेंबलिंग अनुप्रयोग में जो है हम जो है रोबोट को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा है इंस्पेक्शन ऑपरेशंस, मतलब जो है जहां पर जो है आप क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं ना, तो निरीक्षण जो है संचालन में या फिर निरीक्षण में जहां पे जो ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, जहां ऑपरेशन का मतलब निरीक्षण करने की जो गतिविधि है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका पार्ट बन के तैयार हो गया, अब जो है आपको चेक करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है कि इसका डाया उतना सही है, इसका जो है लेंथ सही निकल के आई। ये सब चीजें जो है रोबोट के माध्यम से करी जा सकती हैं। तो इंस्पेक्शन ऑपरेशंस में जो है रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात यहां हो गई कि करीब करीब कई जगह पे जो है इनका उपयोग किया सकता है। तो मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशंस में बता दिया, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल और पार्ट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन तक पार्ट को ले जाना है, तो आप जो है यहां पर रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इट इंक्लूड्स पार्ट प्लेसमेंट, पार्ट को सही जगह रखना, ठीक है, पैलेटाइजिंग या फिर डी पैलेटाइजिंग, मशीन हैंड लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये सब जो है हमारे मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशंस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसमें सारी कहानियां हैं। आप जानते हैं मटेरियल हैंडलिंग करना या फिर जो है इंस्पेक्शन करना, असेंबलिंग करना। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में हमने प्रसंस्करण संचालन के बारे में बात करें तो उसमें जो है स्पॉट वेल्डिंग जो है, अगर हमने वेल्डिंग कर रहे हैं उससे, तो प्रोसेसिंग में तो स्पॉट वेल्डिंग आ गया, आर्क वेल्डिंग आ गया, रिवेटिंग आ गया, स्प्रे करना, पेंटिंग करना, मेटल कटिंग करना, ये सब प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में आ गया। इंस्पेक्शन ऑपरेशंस में देखें, निरीक्षण उपकरण में देखें, तो जो है यहां पर क्या है, कई सारे निरीक्षण उपकरण हैं जो कि जो है रोबोट के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 6वां टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसको आप देख लेना, जो है आपकी पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ लेना, अच्छे से हो जाएगा। बढ़िया चैप्टर था। और इसके बाद जो है थैंक यू और जय हिंद और धन्यवाद। ठीक है स्टूडेंट।
डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।